बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वो लंबी स्याहकार रात की तारीकी में किसी पुरस्कार हैवले की तरह तारकोल की साफ सुथरी सड़क पर फराटे भर रही थी। उसका इंजन बेहद नफीस था और उसमें हल्की सी सरसराहट की आवाज़ के अलावा और कोई आवाज़ ना थी। कार ज़्यादातर उन सड़कों से गुजर रही थी जो दिन के उजाले में भी ट्रैफिक के अज़धाम से महरूम रहती हैं। इस वक्त तो रात थी। गाड़ी की अगली सीट पर बैठा हुआ फ़र्द पत्थर का मुजस्समा लग रहा था। उसमें ज़िंदगी इस वक्त पैदा होती थी जब वो किसी मोड़ पर गाड़ी का स्टीयरिंग मोड़ता था। उसकी जिस्म पर स्याह ओवरकोट, बंद गले की स्याह कमीज, स्याह टाई और स्याह फ्लैट हेयर थी। हाथों पर बारीक रबड़ के चिपक जाने वाले दस्ताने थे और चेहरा, उसका चेहरा किसी मुर्दे के चेहरे की तरह स्पॉट सफ़ेद और किसी भी तासुर से हाली था। आंखें ढीलों समेत स्याह थी और इस सफ़ेद मुर्दे के चेहरे पर वो तारीख आंखें और भी ज़्यादा भयानक लग रही थी। एक मोड़ अबूर करके उसने डैशबोर्ड खोलकर उसमें से ट्रांसमीटर निकाला और एक हाथ से स्टीयरिंग संभाल कर दूसरे हाथ से फ्रीक्वेंसी को मिलाने लगा। राब्ता कायम होने में चंद मिनट लगे थे। हेलो साम, स्पीकिंग ओवर। साम इस सफ़ेद वजूद ने भारी लहजे में कहा। यस बॉस, साम हाजिर है। ओवर। क्या रिपोर्ट है? ओवर। बॉस, जहाज़ कल सुबह बर्थ पर पहुंच जाएगा। ओवर। तमाम इंतजामात मुकम्मल हैं। ओवर। यस बॉस। ओवर। काम किस वक्त तक हो जाएगा? ओवर। कुछ पता नहीं बॉस, मैं हर मुमकिन कोशिश करूँगा बॉस कि वो 2 बजे तक काम ख़त्म हो जाए। ओवर। दूसरी तरफ से कहा गया और वो सफ़ेद वजूद सोच में पड़ गया। साम, कोशिश करो कि काम लंच से पहले ख़त्म हो जाए। ओवर। नामुमकिन है बॉस, वो लोग शक कर जाएंगे। ओवर। हाँ ठीक है, उस सफ़ेद वजूद ने भारी लहजे में कहा। काम हो जाने के बाद तुमको मालूम है ना कि क्या करना है। ओवर। यस बॉस, आप मुतमईन रहें। ओवर। ओके। ओवर एंड स्टॉप, उस सफ़ेद वजूद ने कहा और राब्ता मुनक़ता करके दोबारा फ्रीक्वेंसी सेट करने लगा। इस बार भी राब्ता जल्दी कायम हो गया था। हेलो नारायण, स्पीकिंग ओवर। नारायण, क्या रिपोर्ट है? ओवर। कागजात मुकम्मल हो चुके हैं बॉस। ओवर। ठीक है, कल सुबह दाखिल कर दो। इसमें किसी किस्म की कोताही ना होनी चाहिए। मैं चाहता हूँ 2-3 दिन में कागजात मुकम्मल हो जाएं। ओवर। ऐसा ही होगा बॉस, मैंने तैयारी पूरी कर ली है। ओवर। वो लोग निकल तो नहीं जाएंगे? ओवर। नो बॉस, वैसे जयराम नकद रकम पर तैयार हुआ है। ओवर। ठीक है, ये अच्छा हुआ, इस तरह किसी किस्म का शक ना होगा। ओवर। यस बॉस, और कोई हुक्म? ओवर। ओके। ओवर एंड स्टॉप, उस सफ़ेद वजूद ने ओके कहकर सिलसिला मुनक़ता कर दिया था। फिर उसने ट्रांसमीटर को दोबारा डैशबोर्ड में रखा और उसे बंद कर दिया। अब वो इत्मीनान से गाड़ी स्टीयर कर रहा था। उसकी नज़रें बार बार रिस्ट वॉच पर जा रही थी। फिर उसने गाड़ी हाई सोसाइटी की आबादी को जानवर सड़क पर डाल दी। रफ्तार में अब भी कोई फ़र्क नहीं आया। हाई सोसाइटी के इलाके में उसने एक ब्लॉक के करीब गाड़ी रोक दी और इंजन बंद कर दिया। चारों तरफ सन्नाटा फैल गया था। चंद लम्हे बाद वो गाड़ी से उतरा और तेज़ी से बंगले की बुलंद दीवार के पास पहुँच गया। अब वो दीवार के सहारे लगकर चल रहा था। बंगले के दरवाजे के पास पहुंचकर वो रुक गया। चंद लम्हे आहट सुनने की कोशिश करता रहा। फिर वो गेट पर चढ़कर दूसरी तरफ कूद गया। गेट अंधेरे में डूबा पड़ा था, इसलिए उसे देख लिए जाने का कोई खदशा ना था। अंदर उतरकर उसने सबसे पहले गेट में लगे हुए ताले को टटोल कर देखा। फिर जेब में हाथ डालकर साइलेंसर लगा रिवॉल्वर निकाला और उसकी नाल गेट के कुंडे पर रखकर ट्रैगर दबा दिया। फट की आवाज़ के साथ ही वहाँ बड़े ज़ोर की आवाज़ हुई। सफ़ेद रूह ने चारों तरफ देखा, फिर फुर्ती से गेट के टूटे हुए कुंडे को टटोला और इस तरह से हिलाया जैसे मुतमईन हो। अब उसका रुख उस इमारत की तरफ था। वो बरामदा अबूर करके दरवाजे तक पहुंच गया। दरवाज़ा अंदर से बंद था। वो मुड़ा। अब वो बंगले की खिड़कियां देखता हुआ चल रहा था। खिड़कियां भी मजबूती से बंद थी। वो अगले हिस्से में पहुंचकर गन से पानी के एक पाइप को पकड़कर बंदर किसी फुर्ती से ऊपर चढ़ता चला गया। ऊपर दिनों का वो दरवाज़ा खुला हुआ था जिससे छत पर वो पहुंचा था। जीने तय करके वो ऊपरी मंजिल पर पहुंच गया। बंगला 2 मंजिलों पर मुश्तमिल था, ग्राउंड और फर्स्ट फ्लोर। सफ़ेद रूह ने पहली मंजिल का पूरी तरह से जायज़ा लिया और दोबारा जीनों की तरफ बढ़ा। चंद लम्हे बाद वो ग्राउंड फ्लोर पर बने हुए कमरों का जायज़ा ले रहा था। फिर एक कमरे के अंदर झांकते ही वो चौंक पड़ा और उसके चेहरे पर खौफनाक मुस्कुराहट उभर आई। उसने दरवाजे को हाथ लगाकर ज़रा सा धक्का दिया। वो अंदर से बंद था। सफ़ेद वजूद ने जेब में हाथ डालकर एक ट्यूब निकाली। इस ट्यूब में एक लंबी और पतली सी खोखली राड लगी हुई थी। उसने राड की होल में दाखिल करके ट्यूब को पिचका दिया। चंद लम्हे वहाँ सुन की आवाज़ आती रही। फिर उसने ट्यूब निकालकर जेब में रख ली और हैंडल पकड़कर घुमाया। दरवाज़ा बिला आवाज़ खुल गया। वो अंदर दाखिल हुआ और अपने पीछे दोनों पट बंद कर दिए। सामने मुसैरी पर एक खूबसूरत और पुरशबाब लड़की सो रही थी। उसके बाल बिखरे हुए तो चेहरा ऐसा लग रहा था जैसे स्याह बदली में से चांद झांक रहा हो। फिर उसने अपने लिबास की जेब से एक रुमाल निकाला और उसे चंद लम्हे लड़की के नाक के सामने लहराता रहा। फिर उसने रुमाल उसके चेहरे पर डाल दिया। वो लड़की बेहोश हो चुकी थी। इस बात का इत्मीनान करने के बाद उसने लड़की को शाने पर लाद लिया और दरवाजे से गुजरकर रोज़ राहदारी में चलने लगा जो बरामदे तक जाती थी। बरामदे का दरवाज़ा खोलकर वो बाहर निकल आया। फिर गेट से निकलने में भी उसे किसी किस्म की दुश्वारी ना पेश आई। लड़की को गाड़ी में पिछली नशीस पर डालकर वो स्टीयरिंग पर आ बैठा। चंद लम्हे बाद उसकी गाड़ी सड़क पर फराटे भर रही थी। 20 मिनट बाद वो शहर से बाहर फैक्ट्री एरिया में सड़क पर दौड़ रही थी जो फैक्ट्रियों की लोडिंग ट्रकों के लिए बनी हुई थी। कुछ घूमकर वो एक इमारत रुकबी दीवार के पास जाकर रुक गई। वो उतरा और उसने पिछला दरवाज़ा खोलकर लड़की को दोबारा शाने पर लाद लिया।
फिर वो दीवार में मैंने दरवाजे की तरफ बड़ा सा रिवॉल्वर निकाल कर उसके दस्ते से दरवाजे पर 4 मरतबा मखसूस अंदाज से दस्तक दी। फ़ौरन ही दरवाजे का एक पट खुल गया। फिर अंदर से झांकने वाला चेहरा उसे देखते ही अंदर गायब हो गया और दरवाजे का दूसरा पट भी खुल गया। फिर अंदर से झांकने वाला चेहरा उसे देखते ही अंदर गायब हो गया और दरवाजे का दूसरा पट भी खुल गया। सफ़ेद वजूद लड़की को शानी पर लादे अंदर बढ़ता चला गया। चक्करदार जीना तय करके वो ऊपर एक राहदारी में पहुंचा। फिर एक कमरे का दरवाज़ा खोलकर अंदर दाखिल हो गया। ऑटोमेटिक दरवाज़ा उसके पीछे बंद हो गया। ये एक खूबसूरत अंदाज में सजी हुई आबगाह थी। उसने लड़की को फोम की ऊंची गद्दी पर लिटा दिया। फिर एक अलमारी की तरफ बढ़ा। अलमारी के पास पहुंचकर उसने अपने कपड़े चेंज किए। इतनी देर में लड़की होश में आ गई और वो लड़की की तरफ देखकर खौफनाक कहकहा लगाकर हंस पड़ा। ये मैं कहाँ हूँ? तुम मुझे ये कहाँ ले आए हो? वहीं जहाँ तुम्हें होना चाहिए था। तुम क्या चाहते हो? तुम अपने आप को मेरे हवाले कर दो। हरगिज़ नहीं, तो मुझे छोड़ दो, वरना मेरा बाप तुम्हारा जीना दोबर कर देगा। ये सुनकर सफ़ेद वजूद हकारे से हंस पड़ा और उसके बाद कमरा चीखों से गूंज उठा। धमाका होते ही इमरान ने फ़याज़ को पकड़कर दीवार की जड़ में धक्का दिया। फिर खुद भी उसके पास पहुंच गया। धमाका होते रहे और गर्दोबार उन पर छाता रहा। इमरान ने सांस रोक लिया और अलबत्ता फ़याज़ की खांसी की आवाज़ें वो सुन रहा था। चंद लम्हे गुजर गए। क़यामत के लम्हे फिर वो सूदा हुआ। अब धमाके नहीं हो रहे थे। उसने खींच खान के फ़याज़ को उठाया। दीवार की जड़ में होने की वजह से वो ज़ख्मी होने से बच गए थे। वो मलबे को फैलाते हुए बाहर आ गए। यहाँ फ़याज़ के साथ आए हुए सिपाही बौखलाए फिर रहे थे। उन्होंने उन दोनों को सहारा दिया था। वो करीब ही बने हुए लकड़ी के कैबिन में पहुंचे थे। दोनों ही भूत बनकर रह गए थे। इसलिए उन्होंने सबसे पहले अपने हुलिये दुरुस्त किए थे। इतने में उसके आदमियों ने रेंजर्स से मिलकर आग बुझा दी। वो मलबा साफ़ कर रहे थे। काश वो जिंदा होता। फ़याज़ खिड़की से तबाहशुदा चौकी इमारत को देखते हुए कह रहा था। इमरान उसके बराबर खड़ा था और उसकी निगाहें मलबा हटाने वालों पर जमी हुई थी। यहाँ नहीं तो वहाँ जिंदा मिल जाएंगे सुपर। इमरान ने दरवेशाना अंदाज में कहा। कहाँ मिल जाएंगे? फ़याज़ ने चौंक कर पूछा। ऊपर नीली छतरी वाले क्या? इमरान ने उंगली उठाते हुए कहा। मत बोर करो यार। फ़याज़ खुशगवार लहजे में बोला। बोर मैं कर रहा हूँ या तुम? इमरान जलाकर बोला। अगर धक्का न देता तो हुदागंज पहुँच चुके होते। एहसान जता रहे हो? नहीं, बतला रहा हूँ कि जाने किस गदर ने तुमको कप्तान बना दिया है। तुम्हारे डैडी ने। ठीक है, मैं उन्हीं से कह दूँगा कि फ़याज़ आपको गधा कह रहा था। मैं कह रहा हूँ या तुम? फ़याज़ झल्लाकर बोला। डैडी का तज़किरा दरमियान में कौन लाया है? ओह माय गॉड! फ़याज़ इच हो जाने वाले लहजे में बोला। जाने मैं क्यों तुमको साथ ले आया था? हाथ फकवाने। इमरान ने सर हिलाकर बड़े मुदब्बराना अंदाज में जवाब दिया। कुछ ना सूझे तो खामोशी रहा करो। फ़याज़ ने फाड़ खाने वाले अंदाज में कहा और कैबिन से बाहर निकल आया। इमरान उसके पीछे था। मलबे से इंचार्ज और उसके असिस्टेंट हरी की लाशें निकाली जा चुकी थी। दोनों के चेहरे भरता बन गए थे और कई हड्डियाँ टूट गई थी। फ़याज़ ने बड़े मुतासफ़ाना अंदाज में हाथ मले थे। फिर वह इमरान की तरफ मुड़ते हुए बोला। अब क्या किया जाए? तमाम रेंजर्स को एक जगह जमा कर डालो। इससे फ़ायदा धमाका करने वाला आसमान से नहीं उतरा होगा। धमाका डायनामाइट का भी हो सकता है। तो फिर तलाश करो उन तारों को जिनके से डायनामाइट ब्लास्ट किया गया है। 10 बम का धमाका इतना ज़बरदस्त नहीं होता। हो सकता है वो कोई खास किस्म का बम रहा हो। इसका मतलब ये हुआ कि जहाँ उनका कोई और आदमी भी मौजूद है। खुदा तुम्हारा भला करे। इमरान खुश होते हुए बोला। इसलिए तुम रेंजर्स को यहाँ बुलवाने का कह रहे थे? और अपने आदमी से उनको कवर भी कराना चाहता हूँ। हाँ। फ़याज़ ने सर हिलाया और एक तरफ बढ़ता चला गया। 10 मिनट के अंदर अंदर वहाँ मौजूद रेंजर्स उनके सामने आ मौजूद हुए और उनकी तादाद साथ ही उनके सामने आ खड़े हुए और उनके गिर्द फ़याज़ के साथ आने वाले ने घेरा डाल लिया। इमरान एक का जायज़ा ले रहा था। फिर वो उनसे मुखातिब हुआ। तुम में से गश्त पर कौन कौन गया था? हम उनमें से दोनों आगे बढ़ते हुए कहा। किस तरफ गए थे? पहाड़ी इलाके के जनूब में जनाब। ठीक है, इमरान ने कहा। फिर वो उन सब का जायज़ा लेने लगा। उसकी तेज़ निगाहें एक चेहरे को बड़े बारीक बेन अंदाज में टटोल रही थी। दफातर में रेंजर्स के सामने रुक गया। चंद लम्हे से देखते रहा। फिर बोला। तुम्हारा क्या नाम है जवान? सार्जेंट गुप्ता। कब से यहाँ हूँ? 2 साल हो चुके हैं जनाब। सार्जेंट हरी से तुम्हारा क्या रिश्ता है? वो दोस्त है जनाब। गुप्ता ने हकला कर कहा। उसके साथ कब से काम कर रहे हो? 2 साल से जनाब। मेरा मतलब दूसरे काम से था। इमरान ने बाईं आंख दबाते हुए कहा। मैं आपका मतलब नहीं समझा जनाब। वो बौखला कर बोला। इधर आ जाओ, इमरान ने कहा और उनसे ज़रा हटकर खड़ा हो गया। सार्जेंट गुप्ता भी उनके पास आ गया और वो अब कुछ परेशान लग रहा था। मैं ये पूछ रहा था कि स्मगलरों के साथ कब से मिले हुए थे? मैं नहीं तो जनाब। वो इमरान से नज़रें चलाता हुआ बोला। झूठ से कोई फ़ायदा नहीं इमरान कराया। हमें इल्म है कि तुमने ही चौकी बम से उड़ाई है, मगर ये भी जानता हूँ कि तुम बेगुनाह हो। मैं सच कह रहा हूँ जनाब, मेरा कोई कसूर नहीं है। मुझे यकीन है। आगे चलो जनाब, मैंने बता तो दिया है। वो मुझे जान से मार डालेगा। कौन? किसकी बात कर रहे हो? फ़याज़ ने पूछा। उसकी जिसके लिए हरी और बॉस काम कर रहे थे। कौन है वो एक मुर्दा है। मेरा मतलब है कि उसका चेहरा किसी मुर्दे की तरह बेजान और खौफनाक है। बिल्कुल सफ़ेद और खौफनाक। तुम तीनों उसी के लिए काम करते थे? मैं नहीं, सिर्फ बॉस और हरी। फिर तुम्हारा उससे क्या ताल्लुक़ था? हरी ने मुझे सब कुछ बता रखा था कि वो किस तरह सफ़ेद मुर्दे के लिए काम करते हैं और उससे जो आमदनी होती थी उसमें से बड़ा हिस्सा बॉस लेता था। छोटा सार्जेंट हरी हर दफ़ा जब माल की खेप आती थी वो खुद भी आता था
और अपनी निगरानी में माल शहर ले जाता। गुज़िश्ता रात वो आया था? जी नहीं। उसने कहला भेजा था कि वो नहीं आएगा, माल बॉस पास कर दिया जाए। इतला ट्रांसमीटर पर मिली थी? जी नहीं, उनका एक आदमी आया था, उसने बॉस को इतला दी थी। तुम्हें इसका इल्म कैसे हुआ? वो आदमी सबसे पहले मेरे पास आया था, उसने मुझे 500 रुपये और एक चिपटा सा बक्स दिया था और कहा था कि मैं हरी और बॉस की निगरानी करूं। अगर कोई बड़ा ऑफिसरान उनसे पूछूछ करे और तुम ये समझ लो कि राज खुल जाएगा तो चिपटे बॉक्स से बटन दबाकर उसे इंचार्ज के पास फेंक देना। इसमें से गैस निकल कर सबको बेहोश कर देगी, फिर तुम इंचार्ज यानी बॉस को होश मिलाकर फरार कर देना। और तुमने यही किया? जी हाँ, मुझे क्या पता था जनाब कि वो बम है। रहते कहाँ हो तुम? सबके साथ, सामने वाले कैबिन में। इसने अपने आदमी को निगरानी में दे दो, इमरान ने कहा और फयाज ने उसके हुक्म पर अमल कर डाला। अब क्या किया जाए? जल्दी हुई जीप गाड़ियों में से जो सामान निकला उसे देखा? नहीं, मेरे ख्याल में इससे चर्स हो गई। आओ देखते हैं, इमरान ने कहा और आगे बढ़ के जीप गाड़ियों का सामान एक जगह जमा किया जा चुका था। वो 4 इंच मोटे, 6 इंच चौड़े और 10 इंच लंबे पैकेट थे जिन्हें पॉलीथीन की थैली में पैक किया गया था। हर थैली पर स्याह रंग के 3 दायरे बने हुए थे। फयाज ने एक थैली को उठाया, उसके अंदर सफ़ेद रंग का सफूफ भरा हुआ था। चंद लम्हे उसे देखते रहा, फिर बोला, ये तो हीरोइन लगती है। नहीं, इमरान ने पाउडर सूंघते हुए कहा। फिर उसने पाउडर चखा, फिर उसे थूक कर डाला। ये हीरोइन नहीं है, कुछ और है। कुछ और से क्या मुराद है? हीरोइन से भी आला दर्जे की कोई नशा आवर चीज़। ये है क्या? इसकी हकीकत लेबॉर्ट्री टेस्ट के बाद ही खुलेगी। अपने आदमी से कहो चलने की तैयारी करें, इमरान ने उकता कर कहा, वरना मुझे इजाज़त दो। साथ चलेंगे, फयाज ने कहा। फिर अपने आदमी को हिदायतें देने लगा। सब पैकेट उसने ट्रक में भरवा लिए थे। जीप गाड़ियों के नंबर प्लेटें आयल पेंट थी, इसलिए नंबर जलकर खाक हो चुके थे। अब सिर्फ इंजन के नंबरों से ही वो उनके मालकान का पता लगा सकते थे, मगर ये एक वक्त तलब काम था, दिक्कत तलब काम था। अभी आग बुझाने के बावजूद इंजन इतने गर्म थे कि वो नंबर तलाश नहीं कर सकते थे। तैयारी हो जाने के बाद फयाज उसके पास आया। आओ चलें। कैदी को भी ले लिया? आओ, उसे तो भूल ही गया था। फयाज ने कहा। फिर एक सिपाही से कैदी के बारे में पूछा। जनाब, वो अपना सामान लेने कैबिन तक गया था। सिपाही ने पूछा, उसके साथ कौन गया था? सार्जेंट जमील और सिपाही क्रीम। आओ इमरान, फयाज ने कैबिन की तरफ बढ़ते हुए कहा। अब उससे हाथ धो लो प्यारे। इमरान ने साथ चलते हुए कहा। क्यों? क्या उसने उन दोनों पर काबू पा लिया होगा? ये तो अब तुम जाकर ही देख लोगे। वो कैबिन में दाखिल हुए, दरवाजे से 2 फुट अंदर ही रुक गए। उनके सामने जमील और करीम की लाशें पड़ी थी, गोलियां सीने में मारी गई थी और शायद उनको चीखने का भी मौका ना मिल सका। ये कैसे मुमकिन है? फयाज बड़बड़ाया। क्या तुम उसकी सुनाई हुई कहानी पर यकीन कर लिया था? तो क्या वो झूठ बोल रहा था? फयाज बौखला कर बोला। यकीन करने का अंजाम तुम्हारे सामने है। इमरान बुरा सा मुंह बनाकर बोला। मैं समझा था कि तुमको भी इसी कहानी पर यकीन आ गया है। मैं तो ठहरा अहमक, मगर तुम कप्तान हो फ्राम CIB। इमरान का लहजा तंजिया था। पहले ही क्यों नहीं बताया था? फयाज हिलाकर बोला। आंधा ख्याल रखूंगा, वो इमरान ने सर हिलाकर कहा। अब उनकी जवाबदेही कैसे होगी कह देना, मुझे क्या पता। बकवास मत करो इमरान, मैं परेशान हो गया हूँ। उस स्मगलर ने बड़े बड़े ऑफिसरान को चक्कर में डाल रखे और सब इस केस से घबराते हैं। फिर क्यों हमें भरी थी? इस तरफ क्यों आते थे? तुम्हारे भरोसे पर। मैंने सोचा था कि तुम कोई ना कोई हल निकाल ही लोगे। आहर को दोस्त होते किस लिए हैं? अचार डालने के लिए। खुदा के लिए इमरान, संजीदा हो जाओ। चलो हो गया, आगे बोलो। क्या मैं इसे तलाश कराऊं? क्या ज़रूरत है? वो घोड़े पर गया होगा, अब तक जाने कहाँ पहुंचा होगा। फिर लाशों का क्या करूं? मुकाबला जाहिर कर देना। इमरान ने कहा। माल तुम्हारे साथ है, जली हुई जीप गाड़ियाँ मौजूद हैं। हाफिजान और खास तौर पर डैडी को मुतमईन करने के लिए यही काफ़ी है। दूसरे आने वाले तो इतना भी नहीं कर सके थे। फिर सुपर हो गया, समझ गया, फयाज ने कहा। और अब मैं तुम्हारे डैडी को मुतमईन कर दूंगा, कर दोगे ना? इमरान चह कर बोला और फयाज कैबिन से बाहर निकल गया। होटल के कैबरे हाल में तक कदम रखने की जगह भी ना थी। गुज़िश्ता एक हफ्ते से यहाँ की ये हालत थी जब से एक फ्रांसीसी रकासा ने कैबरे रक्स के प्रोग्राम देने शुरू किए थे। प्लाजा में गैर मामूली रश बढ़ गया था। आइंदा 2 हफ्ते के लिए यहाँ कैबरे हाल की बुकिंग फुल हो चुकी थी। फ्रांसीसी रकासा एक तो बेइंतहा खूबसूरत थी और फिर वो रक्स भी बेइंतहा अच्छा करती थी। फ्रांसीसी रकासा की शोहरत पर लगाकर उड़ रही थी। सब्ज़ों ने भी एक हफ्ता की अच्छी हासिल रिश्वत देकर हाल में सीट हासिल कर ली थी। इसने एक ऐसी मेज़ का इंतजाम किया जहाँ से वो हाल में दाखिले के दरवाज़ों और सीट पर आने जाने वाले दरवाज़ों पर भी नज़र रख सकता था। इसी में से मैनेजर यावर के हाफिज़ का दरवाज़ा भी नज़र आता था। हाफिज़ का दरवाज़ा दीवार में छत के करीब लगे हुए एक बड़े शीशे में नज़र आता था और सफदर के लिए इतना काफ़ी था। उसे जूलिया के ज़रिए यावर की निगरानी के अहकामात दिए गए थे। जहाँ पहुंचकर उसने यही अंदाज़ा लगाया था कि रात को यावर की निगरानी के लिए कैबरे हाल में सीट मिलना ज़रूरी है। इसलिए उसने हेड वेटर को भारी टिप देकर काम निकाला था। यही वजह थी कि इस वक्त वो आराम से बैठा प्रोग्राम देख रहा था और साथ ही साथ निगरानी भी कर रहा था। तो 2 घंटे की बैठक ही से उसने अंदाज़ा लगा लिया कि जहाँ आने वाले सरकारी अफसरान की कसरत है उनके साथ सलूक भी इम्तियाज़ी किया जा रहा था। इसी चीज़ ने सफदर को चमका दिया। गोके से यावर की निगरानी की गर्ज और गायत नहीं बताई गई थी, मगर एक सीक्रेट एजेंट होने के नाते वो किसी फर्द की निगरानी के मकासद से कमा हुक्का तौर पर आगाह था और अब वह पूरी तरह चौकन्ना होकर निगरानी कर रहा था।
यावर पस्तागद घुटे हुए जिस्म का आदमी था। चेहरे मोहरे से वो बेहद चालाक और कीना परवर नजर आता था। जबड़ों की बनावट उसके सफाक होने की तरफ इशारा करती थी। इन सब खसूसियात के बरअक्स जब वो किसी गाहक से बात करता तो बड़ी हंदा पेशानी से, लहजा बेहद नर्म और हलीकाना होता, और जब वो महवी कलाम शख्स से एक नर्म मिजाज आदमी समझता था। इस वक्त स्टेज पर दो रकासाएं अपने फ़न का मुजाहरा कर रही थी। इनमें से एक कम उम्र थी और दूसरी ढलती उम्र की। दोनों इस वक्त क़यामत ढा रही थी। मेकअप ने उस बूढ़ी को भी जवानों की सिफ में ला खड़ा किया था। सफदर ने एक नज़र स्टेज पर डाली, फिर हाल का जायज़ा लेने लगा। इस वक्त उसकी मेज़ पर 3 कुर्सियाँ खाली थी। न जाने आज इस मेज़ पर किस किस का रिजर्वेशन था। उसने वेटर को काफ़ी का आर्डर दे दिया। सर्दी बढ़ गई तो महकमा मौसमियात की पेशन गोई के मुताबिक इसमें मज़ीद इजाफा होना था। चंद मिनट में काफ़ी इसकी मेज़ पर थी। उसने तेज़ काफ़ी के एक कप तैयार किया और घूंट भरने लगा। हाल में से कहीं जानी पहचानी सूरतें नजर आ रही थी। इनमें से कुछ वजारती हारे से मुतालिक थे, कुछ दिफा के महकमा से। सफदर ने सबकी सूरतें जहन नशीन कर ली। साथ ही सोच रहा था कि अब ऐसे मौक़ों पर वो लाइटर कैमरा ज़रूर रखा करेगा ताकि तस्वीरें उतारी जा सकें। वक्त गुजरता रहा। अब स्टेज पर दूसरी रकासाएँ आ गई थी। तीसरी रकासा के आने में मज़ीद आधा घंटा बाकी था और तमाशाई बेचैनी से पहलू बदल रहे थे। वो तो तेज़ आग में जलने वाले थे। ये मध्यम आंच का क्या बिगाड़ लेती। इसलिए वो स्टेज पर आने वाले रकासाओं के रक़्स से बजाय महफूज होने की उकताहट महसूस कर रहे। वक्त किस तरह गुजरा ये वही लोग जान सकते थे जिनको फ्रांसीसी रकासा का इंतज़ार था। उसके आने का ऐलान सुनते ही वो लोग चौकन्ने होकर बैठ गए। फिर वो आई और हाल तालियों से गूंजने लगा। उसके जिस्म में पारा भरा था और वो बिजली की तरह स्टेज पर कूद रही थी। भारी लिबास पहने होने के बावजूद वो गुलाब की कली की तरह लग रही थी। आर्केस्ट्रा ने एक नई हिजान हेज धुन छेड़ दी थी और फ्रांसीसी रकासा के पैर उस धुन पर थिरक रहे। उसके जिस्म पर जो फराक और शलवार थी, सदर कभी कभी स्टेज पर नजर डाल लेता था, वरना उसकी तमाम पर तवज्जो हाल और यावर के ऑफिस रूम पर लगी हुई थी। कुछ देर बाद उसने यावर को अंदर से निकलते देखा। वो टहलता हुआ हाल में आया था, फिर एक जगह रुककर हाल का जायजा लेने लगा। सब दिन इस तरह लापरवाह होकर स्टेज की तरफ मुतवज्जह हो गए जैसे सबसे ज़्यादा कैबरे का वही शौकीन हो। यावर आहिस्ता आहिस्ता हाल की मेज़ों के गिर्द घूम रहा था। किसी मेज़ पर बैठने वालों से सलाम दुआ भी हो जाती। जब वो वजारती हाजा के एक ऑफिसर के करीब से गुजरा तो सफदर चौंक पड़ा। उसने साफ तौर पर यावर को इसके ऑफिसर की जेब में एक पैकेट रखते देखा था। हाल की मध्यम रोशनी में मुमकिन है किसी और ने यह हरकत ना देखी हो, मगर वो तो तवज्जो उनकी तरफ किए हुए था, इसलिए यावर की हरकत उससे छुपी ना रह सकी। यावर इसी तरह टहलता हुआ दिफाई महकमे के एक ऑफिसर के पास रुका और एक खाली कुर्सी पर बैठ गया। उसने इस ऑफिसर से दो एक ही बातें की थी और फिर वापस अपने ऑफिसों की तरफ चला गया। सफदर ये जानने के लिए बेचैन हो गए कि यावर ने वजारती हाजा के ऑफिसर को क्या चीज़ दी है, रुपया या कोई और चीज़। एक बैग उसने महकमा दिफा के ऑफिसर को उठते हुए देखा और चौंक पड़ा। वो ऑफिसर यावर के ऑफिस रूम की तरफ बढ़ रहा था। सफदर इस वक्त तक उसे देखते रहा जब तक वो यावर के ऑफिस रूम में दाखिल ना हो गया। फिर वजारती हाजा के उस आदमी की तरफ मुतवज्जह हो गया जिसकी जेब में यावर ने कोई पैकेट डाला था। कुछ सोच कर वो उठा और बाथरूम वाली राहदारी की तरफ बढ़ गया। यावर के दफ्तर का एक खिड़की नुमा रोशनदान उस तरफ भी बना हुआ था। उसने बाथरूम का जायज़ा लेकर ये इत्मीनान किया कि कोई और तो नहीं। उसके बाद वो दीवार के बराबर वाले बाथरूम के दरवाजे के हैंडल पर पैर रखकर उचका और खिड़की नुमा रोशनदान की चौखट पकड़कर उठ गया और अंदर के मंजर का जायज़ा लेने लगा। रोशनदान में जो कि खुलने वाला शीशे का पट लगा हुआ था, इसलिए वो आवाज़ें भी सुन सकता था। अंदर यावर के सामने महकमा दिफा का वही ऑफिसर बैठा हुआ था जिसे सफदर ने अंदर जाते हुए देखा था। काफ़ी दिन हो चुके थे मिस्टर शहबाज, लेकिन काम अभी तक नहीं हुआ। यावर महकमा दिफा के ऑफिसर से कह रहा था। वो ऑफिसर इसी तरह उसके सामने बैठा था जैसे वो उसका मतहत हो। मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ मिस्टर यावर, शहबाज ने जवाब दिया, मगर आजकल महकमा जाती सहती बहुत है और मैं कोई ऐसी हरकत नहीं करना चाहता जो मुझे मशकूक कर दे। तुम्हारा ताल्लुक रिकार्ड से अगर किसी फ़ाइल को तुम चंद घंटों के लिए निकाल लो तो उससे क्या फ़र्क पड़ सकता है। यावर तेज़ लहजे में बोला। बहुत बड़ा फ़र्क पड़ेगा मिस्टर यावर। वहाँ सिर्फ एक मैं ही नहीं, दूसरे भी किसी फ़ाइल को निकलवाने के लिए कम से कम 2 ऑफिसरों के दस्तखत होने ज़रूरी होते हैं। तुम 2-3 ऑफिसरों के दस्तखत के नमूने ले आओ, ये मुश्किल भी हल हो जाएगी। ऐसा होता तो बात ही क्या थी, शहबाज ने कहा। दोनों ऑफिसरों को रिकॉर्ड के पढ़िए सामने रजिस्टर पर दस्तखत करने पड़ते हैं, तब फाइल रिकॉर्ड रूम से बाहर आती है। फिर तुम किस तरह ये काम करोगे। मैं मुंतज़िर हूँ जैसे किसी ने मतलूबा फ़ाइल निकलवाई काम हो जाएगा। वो कैसे? मैं मुंतज़िर हूँ जैसे किसी ने मतलूबा फ़ाइल निकलवाई काम हो जाएगा। फ़ाइल निकलवाने वाला लेटर इशू करेगा और फिर वो ऑफिसरान उनके सामने फ़ाइल निकलवा कर उसको पहुँचा दी जाएगी। बस उस वक्त जनाब ये केयर टेकर उस ऑफिसर को घर जाने पर मजबूर कर देगी और मैं फ़ाइल चंद घंटों के लिए गायब कर दूंगा, समझ गया। मगर ऐसा हर कब होगा, जब तक कोई फ़ाइल नहीं निकलवाता। इससे तो हमें तवील इंतज़ार करना होगा। मजबूरी है मिस्टर यावर, नहीं इतना वक्त नहीं है, कोई और तरीका एहतियात करो। आप ही कोई तरीका बता दें, सोचना पड़ेगा, यावर ने कहा।
अगर कोई और तरीका होता तो मैं इस पर अमल कर चुका होता। क्यों ना हम किसी बड़े ऑफिसर की बीवी को अगवा करके उस फाइल को निकलवाने के लिए उस पर जोर डालें, और फिर तुम फाइल निकलते ही अपनी स्कीम पर अमल कर डालो। इस तरह तुम पर किसी को शक भी ना होगा और काम भी हो जाएगा। ये नामुमकिन सी बात है मिस्टर जावर। क्यों नामुमकिन? क्यों? इसलिए कि कोई भी ऑफिसर इस पर तैयार ना होगा, और वैसे भी तुम इस बात को खुफिया रखना चाहते हो। ऐसी सूरत में ये तरकीब काबिल अमल नहीं। ठीक है, तो इस तरह वो ऑफिसर भांडा फोड़ सकता है, यावर ने पुरहयाल लहजे में कहा। दूसरी तरकीब सोचनी होगी। दूसरी कोई तरकीब नहीं। अगर किसी और महकमे से फ़ोन कराया जाए तो दूसरा महकमा इस फाइल से आगाही नहीं। ये बहुत सीक्रेट फाइल है। कुछ भी करो, यावर जल्ला कर बोला। 2-3 दिन में फ़ाइल हमें मिलनी चाहिए। मैं आपको अपनी दुश्वारी से आगाह कर चुका हूँ, मगर हमारे पास वक्त नहीं है। फिर एक सूरत हो सकती है, शहबाज ने फैसला कुन लहजे में कहा। वो क्या? आप लोग रिगार्ड रूम पर हमला कर डालें, ज़बरदस्त हंगामा हो। उससे क्या होगा? अफरा-तफरी में मैं फ़ाइल निकाल लाऊंगा। इस तरह जब हंगामा फर्द होने के बाद चेकिंग होगी तो फाइल गायब होने का राज खुल जाएगा और हम उससे फ़ायदा नहीं उठा सकेंगे। फिर आप या तो इंतज़ार करो, वरना खुद कोई फ़ाइल काबिल अमल तरकीब बताओ। बहुत उलझा हुआ मामला है, यावर बड़बड़ाया। ये ज़रूरी तो नहीं कि वो फ़ाइल महीनों कोई ना निकलवाए। ज़रूरी तो नहीं, मगर इम्कान तो है ना? हाँ, इम्कान है। सफदर रोशनदान से सब कुछ देख और सुन रहा था। उसके साथ ही वो राहदारी की तरफ भी ध्यान रखे हुए था, ताकि कोई भी इस तरफ आए तो वो उतर जाए। ठीक है, उसे यावर की आवाज़ सुनाई दी। 1-2 दिन और देखो, अगर काम हो जाए तो ठीक है, वरना कोई और तरकीब सोचेंगे। शुक्रिया, शहबाज ने कहा। उसके साथ ही वो राहदारी की तरफ भी ध्यान रखे हुए थे, ताकि कोई अगर उस तरफ आए तो वो उतर जाए। ओके, मैं यही चाहता हूँ मिस्टर यावर के काम जल्द हो जाए, ताकि मेरे रुके हुए काम पाया तक मील तक पहुँच जाए, वरना और कुछ सुकून हासिल हो। ठीक है, कोशिश जारी रखो, शावर ने उस लहजे में कहा जैसे गुफ्तगू ख़त्म करना चाहता हो। मेरे काम का क्या रहेगा? जाते हुए काउंटर से लेते जाना, और इसका वादा? शहबाज ने उस लहजे में कहा। काम हो जाने के बाद, मगर अब सब्र की ताब नहीं। ये तो और भी अच्छा है मिस्टर शहबाज। इस तरह तुम जल्द अज जल्द काम को तकमील तक पहुंचाने की कोशिश करोगे। उसे हासिल करने की लगन तुम्हारी हिम्मत बढ़ाएगी। क्या पहले ये काम नहीं हो सकता? नहीं। अलबत्ता कोई और चीज़ चाहो तो तुम्हारी दिलबस्तगी के लिए फ्राहम की जा सकती है। कोई और? चलो फ़िलहाल कोई और ही सही। तो फिर कहाँ पर? मेरे मकान पर। बीवी बच्चे आजकल मौजूद नहीं। ठीक है, कैमरे से 2 बजे ख़त्म होगा। दोनों चीज़ें साथ लेते जाना। थैंक यू मिस्टर यावर। शहबाज ने खड़े होते हुए कहा। सफदर जल्दी से चौखट छोड़कर नीचे उतरा। उसने राहदारी में कदमों की शाख सुनी। उसने बढ़कर बेसिन का नल खोला और हाथ धोने लगा। जब हाथ धोकर मुड़ा तो एक और आदमी बाथरूम में घुस रहा था। वो वापस हाल में आ गया। जहन शहबाज और यावर की गुफ्तगू में उलझा हुआ था। हाल ही में फ्रांसीसी रकासा का रक्स अरूज पर था। अब उसके जिस्म पर सिर्फ चंद ही कपड़े रह गए थे। सफदर घूमकर इस जाविये से अपनी मेज़ की तरफ बढ़ा कि वजारत हालांकि उसे ऑफिसर के करीब से गुजरकर जिसकी जेब में यावर ने एक पैकेट रखा था। मेज़ के करीब पहुंचकर वो लड़खड़ाया और ऑफिसर पर गिर पड़ा। संभलते संभलते ऑफिसर की जेब से पैकेट निकाल कर उसकी जेब में पहुंच गया। फिर वो कराहता हुआ उठा और माजरत तलब करता हुआ हार्डी दरवाजे की तरफ बढ़ता चला गया। दूसरे हाल में पहुंचकर वो फ़ोन बूथ की तरफ बढ़ा। यहाँ ज़्यादा रश नहीं था। मुतअद्दिद में से हाली पड़ी थी। फ़ोन बूथ में दाखिल होकर उसने रिसीवर उतार कर कान से लगा लिया। जेब से उड़ाया हुआ पैकेट निकाल लिया। बज़ाहिर वो फ़ोन कर रहा था। उसने पैकेट देखा और वो एक खाकी लिफाफा था। उस पर रबर चढ़ी हुई थी। उसकी मोटाई 2 इंच के करीब थी। सफदर ने रबर हटाकर लिफाफा खोला। अंदर 100 रुपये की नोटों की मोटी सी गड्डी रखी हुई थी। जेब से उड़ाया हुआ पैकेट निकाल लिया। बज़ाहिर वो फ़ोन कर रहा था। उस पैकेट के ऊपर रबर चढ़ी हुई थी। इसकी मोटाई 2 इंच के करीब थी। सफदर ने रबर हटाकर लिफाफा खोला। अंदर 100 रुपये की नोटों की मोटी सी गड्डियाँ रखी हुई थी। गड्डी के ऊपर ही एक पर्चा था। उस पर टाइप की हुई चंद सतरें रोशनी में चमक रही थी। लिखा था, हम तुम्हारी कारकर्दगी से मुतमईन हैं। अब इस माहदे की दूसरी शक वाली फ़ाइल भी फौरी हासिल करो। इसके बगैर अब तक की मालूमात बेकार है। सरे 10 पर 4,000 की रकम तुम्हारी नज़र है। 1.5 लाख दूसरी शक के हासिल होते ही अदा कर दिए जाएंगे। तहरीर के नीचे कलम से 3 स्याह दायरे बने हुए थे। सफदर का जहन घूम गया। 3 स्याह दायरों के बारे में वो जानता था। सर्विस में जब वो अंडरवर्क काम कर रहा था तो ये फाइल नज़रों से गुजरी थी। 3 स्याह दायरे ब्लैक सर्कल का निशान था। तो क्या यावर का ताल्लुक ब्लैक सर्कल से है? उसने सोचा। उसकी मालूमात के मुताबिक ब्लैक सर्कल वाले राजों की खरीदो फरोख्त का काम नहीं करते। तो फिर शहबाज से होने वाली गुफ्तगू और ये पर्चा किस खाने में फिट किया जाए? क्या ब्लैक सर्कल वालों ने अपना अंदाज़ बदल दिया है? या सफदर सोचता रहा। फिर वो कोई आहट पाकर चौंका तो उसने पलट कर देखा। हाल में 2 आदमी चारों तरफ का जायज़ा ले रहे थे। फिर वो कैमरे हाल की तरफ वापस मुड़ गए। सफदर बूथ से निकल आया। अब वो खतरा सर पर महसूस कर रहा था। शायद वजारत हाजा के ऑफिसर ने यावर के पैकेट के गायब होने की बाबत बतला दिया था और वो दोनों ही उसको देखने आए थे। उसने बाहर की तरफ रुख किया। ठीक उस वक्त जब वो दरवाजे से गुजर रहा था, किसी की तेज़ आवाज़ उसके हुक्म में सुनी। वो रहा जाने ना पाए। सफदर ने पलट कर देखा। 2 आदमी के साथ वजारत हाजा का वही ऑफिसर खड़ा था जिसकी जेब से उसने पैकेट निकाला था। उसने फुर्ती से बाहर छलांग लगा दी। बड़ी तेज़ी से वो अपनी मोटरसाइकिल तक पहुंचा। फिर गाड़ी स्टार्ट कर उसकी टंकी पर झुककर एक झटके से आगे बढ़ा दी। पैदल पे कोई शोर उसके सर से गुजर गए। अगर वो टंकी पर झुका हुआ ना होता तो गोलियां उसी के जिस्म में घुसते। उसने कंपाउंड से निकलते ही गाड़ी को हवा कर दिया। उसे यकीन था कि उसके पीछे वो लोग ज़रूर आएंगे। उस पर यह शुबह चंद लम्हों बाद भी आईने में चमकने वाली रोशनी ने सही कर दिया।
कारें उस गली के सिरे पर पहुँच कर रुकी थी, फिर उसने गाड़ी के आगे बढ़ने की आवाज़ सुनी से रफ्तार बढ़ा दी। 70 मील की रफ्तार से गाड़ी गली अबूर करके मेन रोड पर निकली। ठीक उसी लम्हे दाएं तरफ से मुतआकिब कारों में से एक आती नजर आई और सफदर ने मोटरसाइकिल दूसरी गली में दाखिल कर दी। ये 7 गलियां अबूर करके उसे ताक़िब करने वाले को ऊपर से झटक दिया। अब वो ये लम्हा हर लम्हा प्लाजा से दूर होता जा रहा था। एक अंधेरी गली में रुककर उसने रेडीमेड मेकअप मुँह पर चढ़ाया और कोट उतार कर गाड़ी की डिग्गी में घुसेड़ दिया। अब उसे देखकर कोई ये नहीं कह सकता था कि ये वही है जो चंद मिनट कबल प्लाजा के कैमरे हाल में बैठा था। मेन रोड पर आकर उसने मोटरसाइकिल एक दरमियाने दर्जे के होटल के पास होगी और अंदर दाखिल हो गया। एक मेज़ पर बैठकर उसने काफ़ी का आर्डर दिया, फिर दाहिनी तरफ एक कोने में लगे हुए फ़ोन के पास पहुंच गया। उसने रिसीवर उतार कर सिक्के डाले और नंबर डायल करने लगा। राब्ता कायम होने में ज़्यादा देर न लगी। हेलो, इट इज़ जुलियाना फिट्ज़वाटर स्पीकिंग। मैं सफदर हूँ, सफदर ने माउथपीस में कहा। साथ ही वो आसपास से भी बाहर रोचो करना था और दाखिली दरवाज़ा उसकी नज़रों के सामने था। कहो क्या बात है? जूलिया की आवाज़ आई। हंगामा हो गया मिस जूलिया, सफदर ने कहा। तफसील से बताओ। तुमको तो यावर की निगरानी पर लगाया गया था। हाँ, हंगामा होटल प्लाजा के मालिक मिस्टर यावर की निगरानी के दौरान हुआ है। सफदर तफसील। मैं सारी शाम किसी यावर की निगरानी कर रहा था और मैंने कैमरे हाल में अपने लिए सीट भी हासिल कर ली थी। वहाँ पर मैंने बहुत अहम सरकारी हकाम को देखा। सफदर एक एक करके पूरी तफसील जूलिया को बताने लगा। फिर आखिर में बोला, अब मैं जहाँ मेकअप में मौजूद हूँ, यावर के आदमी शहर भर में मुझे तलाश करते फिर रहे हैं। मुझे क्या करना चाहिए? ठहरो, मैं एक्सट्रा से बात करती हूँ। जूलिया की आवाज़ अगर खामोशी छा गई। राब्ता मुनक़ता ना हुआ। रिसीवर में खटर पटर की आवाज़ें आ रही थी। 5 मिनट बाद रिसीवर पर जुलियाना फिट्ज़वाटर की आवाज़ सुनाई दी। सफदर मौजूद हूँ। मैंने एक्सट्रा से राब्ता कायम करना चाहा था मगर दूसरी तरफ से कोई जवाब नहीं मिल रहा। फिर मेरे लिए क्या हुक्म है? वापस प्लाजा जाऊँ या वापस आ जाऊँ? सर वापस ही आ जाओ। जूलिया ने कहा। यावर ने अब तक पता लगा लिया होगा कि तुम कौन सी मेज़ पर बैठे थे। ऐसी सूरत में तुम किसी भी मेकअप में क्लब जाओ, शनाख्त से ली जाओ। फिर ये बात X2 की मसलहत के खिलाफ भी हो सकती है। ठीक है, मैं वापस आ रहा हूँ, सफदर ने कहा। राब्ता मुनक़ता कर दिया। फिर वो वहाँ ज़्यादा देर नहीं रुका था। काफ़ी पीते ही उठ गया। तीसरी दस्तक पर भी जब दरवाज़ा ना खुला तो इमरान से बुरी तरह थपथपाना शुरू कर दिया। राहदारी में ऐसा शोर होने लगा जैसे कोई मशीन चल रही हो। क्या बात है साहब, आप दरवाज़ा क्यों पीट रहे हैं? सलीमा ने दरवाज़ा पूरी तरह खोलकर पीछे हटते हुए कहा। अभी एक तो दरवाज़ा पीटते पीटते हाथ दुख गए, ऊपर से कहता है क्यों पीट रहे थे? अभी क्या गधे बेचकर सोया था? घोड़े बेचकर सोना कहते हैं साहब, सुलेमान ने तस्दीक की। ऊँट बेचना भी कहते हैं। फिर तो बताओ दरवाज़ा इतनी देर में खोला क्यों? इमरान आंखें निकाल कर गिराया। शुक्रिया, दरवाज़ा खुल गया, वरना मैं तो दरवाज़ा ना खोलने की कसम खा ली थी। क्यों? इमरान ने अपने कमरे में दाखिल होते हुए पूछा। ये शरीफों के घर आने का वक्त नहीं साहब। अभी तो मुझे शरीफ नहीं समझता। इमरान ने उससे चर तोड़ा। साहब मेरा मतलब ये था कि अच्छे आदमी जल्दी घर आते हैं और बुरे आदमी मैं देर से आया हूँ इसलिए बुरा हुआ ना? बस साहब अब मुझसे ये नौकरी नहीं होती। सुलेमान ने पैंतरा बदला। क्यों, अब क्या हुआ प्यारे सुलेमान? रात भर आपके इंतज़ार में जागना पड़ता है। दिन भर सैकड़ों कुकड़ियों नहीं मेरा मतलब है लड़कियों के फ़ोन आते हैं, उनका जवाब दूँ, फिर कैप्टन फ्रांसी धोन सहूँ। नहीं साहब, अब ये नौकरी मुझसे ना होगी। सब्र कर सब्र, मैं भी तो सब्र ही करता हूँ। नहीं साहब, मैं बड़े साहब के पास चले जाऊँगा, वरना यहाँ किचन कौन संभालेगा? आपकी जोजा नहीं यानी जेनुआ, वो बीवी को क्या कहते हैं साहब? साली की बहन। नहीं, कुछ और कहते हैं साहब। ससुर की बेटी भी कहते हैं और बच्चों की अम्मा जान भी कुछ और कहा जाता है साहब। सुलेमान जहन पर जोर देते हुए बोला। हाँ आ गया याद, जोजा मोहतरमा। तो किचन अब आपकी जोजा मोहतरमा संभालेंगी। ये जोजा कहाँ से आ गई प्यारे सुलेमान? अम्मा भी का फ़ोन आया था। वो कह रही थी कि मैं कोठी आ जाऊँ, जहाँ अब वो आपकी शादी करके बहू को रखेंगी। कब की बात है प्यारे? कल शाम की साहब। शादी के लिए और क्या कह रही थी? इमरान ने रो देने वाले लहजे में पूछा। बस चांद की 6 तारीख को बारात जाएगी साहब और मैं आपका दुम्बाला बनकर जाऊंगा। दुम्बाला क्या होता है? वही जो दूल्हा के साथ जाने वाले को कहते हैं। वो तो बाराती होते हैं। अरे नहीं साहब, घोड़े पर दूल्हा के साथ जो बैठता है आजकल बारात कारों में जाती है प्यारे, लिहाजा अपना हाथ तोड़ दे। लो साहब, आपने तो बेड़ा ही गर्क कर दिया। वो कैसे? मैं दुम्बाला बनता साहब तो मेरा बड़ा अच्छा सूट बड़े साहब बनाते। अब जब दुम्बाला बनूंगा ही नहीं तो सूट कहाँ से आ गया? एक बात मान प्यारे। बोलिए साहब। तो सूट मुझसे ले लियो और अम्मा भी को फ़ोन करके मेरा इंतकाल हो गया है। सूट तो मैं ले लूँगा साहब, मगर ये बात फ़ोन करना टेढ़ी बात है। इसे सीधा कर डाल प्यारे, एक काम हो सकता है साहब। वो क्या? आप मेकअप के माहिर हैं, जब वो दूल्हा बनने का वक्त आए तो मुझे अपना मेकअप कर डालिए और अपने आप पर मेरा मेकअप कर डालिए। इस तरह आपकी जान बच जाएगी और मैं आपकी खातिर कुर्बान हो जाऊँगा। सुलेमान ने बड़ी मासूमियत से कहा और इमरान का जहन भग से उड़ गया। वो होनक बना सुलेमान की सूरत देखने लगा। ठीक उस लम्हे फ़ोन की घंटी बड़ी ज़ोर से बज उठी। देख भी दरवाजे पर कौन है? साहब अपने कानों का इलाज करवाइए। क्या बक रहा है? बक नहीं रहा साहब। सुलेमान ने कहा। सही कह रहे हो, घंटी फ़ोन की बोली और आप कह रहे हैं कि दरवाजे पर देख कौन है? घंटी फ़ोन की बोली और आप कह रहे हैं कि दरवाजे पर देख कौन आया है? हाँ, ये फ़ोन आया है। इमरान चौंक कर बोला। अच्छा ठीक है, जा तू नाश्ता ले आ।
आपकी ज़ोजा मोहतरमा आएंगी ना तब नाश्ता मिलेगा। 2000 बैठ के लगानी पड़ेगी। इमरान कहता उस कमरे से निकलकर फ़ोन वाले कमरे में पहुंचा। फिर उसने घंटी बोलते ही रिसीवर उठा लिया। हेलो अली इमरान, गॉड्सपुरी। इमरान। दूसरी तरफ से फ्याज की थकी हुई आवाज़ आई। राना ज़हूर अली का कत्ल हो गया है, लाश एक चौराहे पर मिली, उसके साथ उसकी लड़की भी गायब है। फिर मैं क्या करूँ सुपर? ज़हूर अली रहमान साहब के अच्छे शनासाओं में से हैं। मैं जैसे ही घर पहुँचा रहमान साहब के फ़ोन की इत्तला मिली। मैं अब उसी तरफ जा रहा हूँ। डैडी की तरफ खबरदार मेरी शादी की बात मत करना। संजीदा हो जाओ इमरान। शासी आवाज़ से बेहद थकन और पसमुर्दगी आया थी। मैं राना ज़हूर की तरफ जा रहा हूँ, तुम भी उधर ही चले आओ। मैं? यार फ्याज, लाशें तुम ही को मुबारक। मगर इमरान जुमला पूरा नहीं कर पाया था। फ्याज ने राना ज़हूर अली का पता बताया और राब्ता मुनक़ता कर दिया। इमरान अपनी खोपड़ी पर हाथ फेरता रह गया। फिर उसने रिसीवर केडल पर रखा और दूसरे कमरे में आ गया। सुलेमान जहाँ नहीं था। किचन से अंडे तलने की आवाज़ें और खुशबू आ रही थी। वो बाथरूम की तरफ बढ़ गया। इमरान राना ज़हूर की कोठी पहुंचा तो फ्याज पहले से मौजूद था। उसने टोस्टर फ्याज की गाड़ी के पास रोकी और उतर कर अंदर बढ़ गया। सिपाही से पहचानते थे इसलिए किसी ने कोई तारुज़ ना किया। फ्याज उसे ड्राइंग रूम में मिल गया, जहाँ फ्याज और 2 इंस्पेक्टरों के अलावा एक अधेड़ उम्र की औरत, एक जवान औरत और 3 जवान लड़कियाँ सोगवार बैठी थी। लगता था जैसे भी कुछ देर कबल तक रोती रही हो। आओ मैं तुमको ख्वाब का दिखाऊँ, फ्याज ने इमरान को देखते हुए कहा। तुमने मुआयना कर लिया? नहीं, तुम्हारा ही इंतज़ार कर रहा था, फ्याज ने कहा और एक कमरे का दरवाज़ा खोलकर अंदर दाखिल हो गया। ये किसी की ख्वाबगाह थी। वो इसी कमरे से अगवा हुई है। फ्याज ने बताया। उसकी उम्र क्या है? 18 साल। ये 5 बहन भाई हैं। भाई 21 साल का है। इसके बाद एक अगवा होने वाली 18 साल लड़की है। इसके बाद 3 लड़कियां हैं जो तुमने ड्राइंग रूम में देखी हैं। हाँ, और बकिया 2 कौन है? वो दोनों राना ज़हूर अली की बीवियाँ हैं। 2 बीवियाँ? इमरान जरीला बड़बड़ाया। फिर मुसैरी को झुककर देखने लगा। इंस्पेक्टर ने मुआयना कर लिया, किसी किस्म के निशानात नहीं है। अरे मैं तो अहमक ठहरा ना, और अपने अहमक तरीक़ों पर काम करते हैं। अहमक? इमरान ने कहा। फिर बिस्तर की चादर हटा कर देखकर मुसैरी के नीचे घुस गया। मुसैरी के सरहाने पाए के पास एक कागज़ तय किया हुआ पड़ा था। इमरान ने फुट्टी से उठाकर अपनी जेब में रख ली और बाहर निकल आया। फिर घूम फिर कर कमरे की खिड़कियों का जायज़ा लेने लगा। अंदर से बंद थी। फिर वो दरवाजे की तरफ मुतवज्जा हुआ और चौंक पड़ा। दरवाजे का हैंडल नीला हो रहा था, जैसे उसे आग में तपाया गया हो। इमरान ने हैंडल पर रुमाल रखकर उसे खींचा और वो उखड़ कर उसके हाथ में आ गया। इमरान लाल पर झुक गया। हंसने का फल अंदर से पिघला हुआ था और उसमें से तेज़ाब की सी बू आ रही थी। इमरान सीधा हो गया, गोया का फल तेज़ाब से गलाया गया है, यूं ही समझ लो। हाँ, राना ज़हूर अली का कमरा कौन सा है? इस कमरे से क्या है? देखूंगा, तुमने बताया था वो कत्ल कर दिया है। हाँ, 2 गोलियां सीने पर लगी हैं। लाश कहाँ पर मिली है? सदर के चौराहे पर, फ्याज ने बताया। पेट्रोलिंग पुलिस एक सवार ने उनकी लाश वहाँ डालते देख लिया था। फिर उनका ताकुब भी किया, मगर अफसोस ही इस बात का। वो लोग निकल गए और पुलिस को 2 गाड़ियों और 7 पुलिस के जवानों से हाथ धोने पड़े। फ्याज ने तासुब भरे लहजे में कहा। क्या मतलब? वो 2 गाड़ियाँ थीं। इंस्पेक्टर की रिपोर्ट के मुताबिक एक का ताकुब करते हुए जब वो लोग उनके करीब पहुँचने वाले थे तो मुखालिफ सिम से आने वाली दूसरी गाड़ी से उन पर 10 बम मारे गए थे। नतीजतन 2 गाड़ियाँ तबाह हो गई और वो निकल गए। माय गॉड! इमरान को वाकई अफसोस हुआ था। ये ख्वाबगाह है जनाब, नौकर ने कहा। वो दोनों अंदर दाखिल हो गए। ख्वाबगाह बड़े खूबसूरत और आर्टिस्टिक अंदाज में सजी हुई थी। इमरान उसकी तलाशी लेने लगा। कमरे की एक चीज़ को बड़े गौर से देख रहा था। कागजात की अलमारी की तलाश ली थी। वो चौंक पड़ा। चेकबुकों के साथ एक कार्ड रखा था, सफ़ेद रंग का कार्ड। इस पर 3 सियाह दायरे से बने हुए थे। फिर वही दायरे। फ्याज बेसाहता बोला। इसका मतलब समझते हो? इमरान ने कार्ड को फ्याज की तरफ बढ़ाते हुए पूछा। नहीं, क्या कहना चाहते हो? ये वारदात ब्लैक सर्किल वालों ने की है। कार्ड से यही जाहिर होता है, मगर राना ज़हूर अली का उनसे क्या ताल्लुक? अयाशी, इमरान ने कान दबाकर बोला। बात समझ में आती है, फ्याज ने कहा, मगर उनकी लड़की का अगवा क्यों किया गया? वो बर्दा फरोश भी हैं और कब्हा आने भी चलाते हैं। इमरान, अगर तुम्हारे डैडी को ये सब मालूम हो गया तो मेरा नात का बंद हो जाएगा। फिक्र मत करो फर्जिंदे मन, जल्दी ये केस तुम्हारे लिए निपटा दूंगा। तुम वाकई बहुत प्यारे दोस्त हो, फ्याज ने मुस्कुरा कर कहा। और ड्राइंग रूम में चलते हैं, उनसे सवालात करूंगा। चलो फिर 10 साथ ही नाश्ता करेंगे। फ्याज ने कहा। तुम्हें क्या पता मैंने नाश्ता किया है या नहीं? जाहिर है जब मैं नहीं कर सका तो तुमने कैसे कर लिया होगा, फ्याज ने कमरे से निकलते हुए कहा। और वो दोनों ड्राइंग रूम में आ गए। खुदा के लिए कप्तान साहब, मेरे बच्चे का सुराग लगाइए, बूढ़ी औरत ने रोते हुए फ्याज से कहा। हम सरप्लस से महरूम हो गए, ऐसा ना हो कि इज्जत भी जाती रहे। मैं पूरी कोशिश करूंगा बेगम साहिबा, आप हमारे चंद सवाल के जवाब दें ताकि तहकीकात में आसानी हो। पूछो क्या पूछना चाहते हो? आपकी लड़की रात तो आपगाह में किस वक्त गई थी? 11 बजे। मैंने उन्होंने से कमरे में छोड़कर दरवाज़ा बंद करने के लिए कहा था। ये कब पता चला कि वो कमरे में नहीं है? सुबह जब वो नाश्ते की मेज़ पर नहीं आई तो मैं उसके कमरे में गई थी। माफ़ कीजिएगा, ऐसा तो नहीं कि वो अपनी मर्ज़ी से किसी के साथ गई हो। मैं तुम्हारा मतलब समझ ही गई हूँ कप्तान, बूढ़ी ने भराई हुई आवाज़ में कहा। ऐसा हरगिज़ नहीं, उससे कोई दोस्त नहीं। फिर अगर वो अपनी मर्ज़ी से जाती तो शर्मी ख्वाबे के लिबास में ना जाती। उसका सारा सामान, जेवर, कपड़े और नकद रकम कमरे में मौजूद है। भागने वाले ऐसे हाली हाथ नहीं जाते। बात ठीक है, इमरान बड़बड़ाया।
फ़याज़ खुद भी तलाशी के दौरान ज़ेवर और नकद रकम देख चुका था। उसने इमरान की तरफ इस तबसराना अंदाज में देखा। राना साहब किस वक्त घर से गए थे? रात 10 बजे। कह रहे थे कि एक दोस्त के यहाँ दावत है, 3-4 बजे तक वापस आ सकेंगे। बूढ़ी ने बतलाया। उस दोस्त का नाम पता? जिसके यहाँ दावत है उसका नाम और पता मुझे मालूम नहीं। अलबत्ता उनके जाने के 5 मिनट बाद सेठ इरशाद अली का फ़ोन आया। वो उन्हीं का पूछ रहे थे। जब मैंने बताया कि वो दावत में गए हैं तो उन्होंने ये कहकर फ़ोन कर दिया कि वो भी उसी दावत में जा रहे हैं और दावत रात भर की है। वो अपने साथ गाड़ी ले गए थे। जी हाँ, नीले रंग की फ़ियाट है। बूढ़ी ने बताया इससे कबल वो कभी रात को गायब रहे हैं? फ़याज़ ने पूछा। अक्सर उनके दोस्तों की यहाँ उनकी दावतें होती थी और वो रात दोस्तों के साथ ही गुजार के सुबह दम घर आते थे। कभी राना साहब ने खुद किसी की दावत नहीं की? जी नहीं। उनका कहना था कि वो दोस्तों को होटलों ही में खिला देते हैं। बूढ़ी औरत ने बताया। आपको उनकी मौत के सिलसिले में किसी पर शुबा है? जी नहीं। बूढ़ी ने कहा और फ़याज़ इमरान को देखने लगा। इमरान ने आहिस्ता से इस बात में सर हिला दिया। फिर फ़याज़ ने उनसे कुछ तसल्ली अमेज़ गुफ्तगू की और वो दोनों कोठी से चल पड़े। वहाँ मौजूद इंचार्ज को फ़याज़ ने ज़रूरी कार्रवाई के लिए कह दिया था। 10 बजे इमरान दानिश मंजिल पहुँचा तो उसने फ्लैट जाना मुनासिब नहीं समझा था। वो चाहता था कुछ देर वो नींद ले ले और एक ब्लैक सर्कल पर कुछ सोच विचार कर ले। उसे कुछ ऐसा महसूस हो रहा था जैसे ये केस अब सीक्रेट सर्विस का केस बनता जा रहा हो। दानिश मंजिल पहुँचते ही उसने जूलिया से फ़ोन पर रब्ता कायम किया था। यस सर, इट इज़ जूलिया। क्या रिपोर्ट है? सफदर की रिपोर्ट आई है जनाब। दूसरी तरफ से जूलिया ने कहा उसके यावर के आदमी से टकराव हो गया था और वो लोग काफ़ी देर उसका ताक़ुब करते रहे। मैंने सिर्फ निगरानी के लिए कहा था। इमरान नजर आया। जी हाँ जनाब, मगर उस टकराव में कसूर सफदर का नहीं। तफसील? सफदर ने प्लाजा होटल एंड क्लब में सीट रिजर्व करवा ली थी। कैमरे हाल ही से वो यावर की निगरानी बखूबी कर सकता था। जूलिया ने तफसील से सफदर की रिपोर्ट दोहरानी शुरू कर दी। इमरान बगौर सुनता रहा। वज़ारत हार्ट और महकमा दिफा के अफसरान के बारे में सुनकर उसके लबों पर जहरीली से मुस्कुराहट उभरी। महकमा दिफा के जिस आदमी ने यावर से उसके ऑफिस में मुलाकात की थी उसका नाम और पता? इमरान जूलिया के खामोश होने के बाद बोला। महकमा दिफा के जिस आदमी ने यावर से उसके ऑफिस में मुलाकात की थी उसका नाम और पता? इमरान जूलिया के खामोश होने पर बोला। उसका नाम शहबाज है जनाब। पता अभी मालूम नहीं हो सका क्योंकि सफदर का दोबारा वहाँ जाना मुनासिब नहीं था। मैंने इसे घर तक महदूद रहने की हिदायत कर दी है। ठीक किया। ऐसी सूरत में उसका वहाँ जाना मौत को दावत देना था। मैंने नुमानी को रवाना कर दिया। वो शहबाज के बारे में रिपोर्ट देगा। वज़ारत हार्ट के जिस आदमी को रकम मिली थी उसका नाम और पता? सफदर से बखूबी जानता है। नाम करमानी और डिफेंस के ए ब्लॉक में रहता है। ए ब्लॉक की दूसरी रो का दूसरा मकान उसी का है। निगरानी पर किसको भेजा? अभी किसी को नहीं भेजा जनाब। तनवीर से कहो वो करमानी की निगरानी करेगी सर। और कोई रिपोर्ट? इमरान ने पूछा। नुमानी ने होटल अलास्का के चौकीदार के कत्ल के बारे में मालूमात की हैं? कोई खास बात? कत्ल के बारे में कोई खास बात नहीं मालूम हो सकी जनाब। अलबत्ता नुमानी ने एक आदमी को दोबारा मशकूक हालात में देखा है। कौन है वो? साम जिसे सेकंड नाइट क्लब का मालिक है। ओह! इमरान की होंठ दायरे की शक्ल में सिकुड़ गई। चंद लम्हे वो सोचता रहा, फिर बोला। अब साम की भी निगरानी कराओ। उसके मिलने जुलने वालों के बारे में भी मालूमात की ज़रूरत होगी। इस काम के लिए तुम किसे लगाओगी? सफदर मुनासिब रहेगा जनाब। साम बहुत चालाक आदमी है। मुनासिब ख्याली है जूली। इमरान ने नरम लहजे में कहा। सफदर को मेकअप में होना चाहिए और पूरी तरह मुसल्लह भी। यस सर। सेठ महमूद की निगरानी पर सिद्दीकी को लगा दो। क्या वो भी मशकूक आदमियों की लिस्ट में है जनाब? हाँ, आमना आखिरी बार उसी के साथ देखी गई है। एक बात पूछूं जनाब? कहो, क्या कहना चाहती हो? ये सब मामला ब्लैक सर्कल से मुतालिक है ना? हाँ फिर? लेकिन ब्लैक सर्कल वाले राज़म के खरीदो फरोख्त काम तो नहीं करते। अब यही देखना पड़ेगा। मुमकिन है उन लोगों ने अपनी रविश बदल डाली हो। इस तरह तो ये केस हमारा बन जाता है जनाब। हाँ, मैं भी यही महसूस कर रहा हूँ, इमरान ने कहा। आगे चलकर हमें उसे CIB वालों से लेना पड़ेगा। ये उनके बस का काम नहीं। यावर का अब क्या किया जाए? मैं खुद उसे देखूंगा। तुम लोग उसकी तरफ से बेखबर हो जाओ। यस सर। राना ज़हूर अली की लाश सदर के चौराहे से मिली और उसकी बेटी अगवा की जा चुकी है। इस बारे में तुम्हें किसी किस्म की कोई इतला है? सिर्फ लाश के बारे में इतला है जनाब। अगवा के बारे में नहीं। कहो क्या इतला है? राना ज़हूर अली और सेठ इरशाद अक्सर साथ देखे गए हैं। वो दोनों ही बेहद अयाश और बिलानोश लड़कियों के मामले में काफ़ी बदनाम भी रह चुके हैं। गुड। इमरान ने कहा। तलाशी के दौरान राना ज़हूर अली की वाबगाह से एक कार्ड इमरान को मिला है और उस कार्ड पर 3 दायरे से बने हुए। सर, दायरों का रंग कैसा है? स्याह रंग के 3 दायरे से एक लाइन में बनी हुई है। इसका मतलब है राना ज़हूर अली ब्लैक सर्कल के किसी कबाहाना का मुस्तकिल मेंबर था। ये कार्ड वो लोग मुस्तकिल मेंबरों को ही जारी करते हैं। हाँ, तुम्हारी मालूमात ठीक है। अब तुम्हारा काम ये है कि चौहान को इरशाद की निगरानी पर लगा दो। उसी के ज़रिए हम इस कबाहाने तक पहुँच सकते हैं जहाँ वो दोनों अयाशी के लिए जाया करते थे। बहुत बेहतर जनाब। इन सबसे मिलने वाली रिपोर्ट हम तो मुझे दानिश मंजिल के नंबरों पर दोगी। बहुत बेहतर जनाब। इमरान ने जवाब सुनकर सिलसिला मुनक़ता कर दिया। चंद लम्हे वो फ़ोन के पास खड़ा कुछ सोचता रहा, फिर उसने रिसीवर टेबल पर वापस रखा और सोफे पर बैठ गया। फिर घंटी को बजाकर मुलाजिम को तलब किया था। यस सर। मुलाजिम के आने में देर नहीं लगी। जोसेफ कहाँ है? अपने कमरे में जनाब। इसे भेज दो और तुम काफ़ी ले आओ। मुलाजिम ने सर हिलाकर कमरे से चला गया। अब इमरान ने जेब से वो पर्चा निकाला जो उसे सेठ ज़हूर की लड़की की मुसहरी के नीचे से मिला था। उसने पर्चा खोला और उस पर दर्ज तहरीर पढ़ते ही चौंक पड़ा।
वो उस शरीर के नीचे किए हुए दस्तखतों को बगौर देख रहा था। फिर उसके होंठों पर मुस्कुराहट फैल गई। वो उठा और टेलीफोन डायरेक्टली उठाकर किसी के नंबर तलाश करने लगा। कुछ देर बाद वो फ़ोन पर नंबर डायल कर रहा था। क्या ये राना ज़हूर अली का बंगला है? इमरान ने सिलसिला मिलने पर पूछा। जी हाँ। दूसरी तरफ से एक कमज़ोर सी आवाज़ सुनाई दी। आप कौन है? कैप्टन फ्याज का मातहत इमरान ने कहा। एक बात मालूम करनी है। पूछिए। मैं राना साहब की बीवा हूँ। क्या सेठ महमूद अली का आपसे कोई ताल्लुक़ है? जी नहीं, कोई नहीं। क्या वो आपके बंगले पर आए हैं? जी नहीं, कभी नहीं। अच्छा, शुक्रिया, बस यही मालूम करना था। इमरान ने कहा। राब्ता मुनक़ता कर दिया। उसकी आंखें किसी ख्याल के तहत चमकने लगी। फिर वो नौकर की तरफ मुतवज्जह हो गए जो काफ़ी की ट्रे मेज़ पर रख रहा था। जोसेफ से नहीं कहा? इमरान ने पूछा। कह दिया था जनाब। हाँ। उसी हैरत थी कि जोसेफ इतला मिलने पर भी क्यों नहीं आया। वो काफ़ी की गोंद बनने लगा। मुलाजिम काफ़ी बनाकर कमरे से जा चुका था। इमरान जब दूसरा कप पी रहा था तब जोसेफ अंदर आया था। वो काफ़ी चुस्त चालाक लग रहा था। अभी शबे दिजूर की औलाद में कितनी देर से तुझे बुला रहा हूँ। इमरान उसे देखते ही दहाड़ा। इसका मतलब ये हुआ कि वो रॉकेट सप्लाई करता है? नो बॉस, वो रॉकेट नहीं होते, वो कोई और ही चीज़ है। रॉकेट का नशा ऐसा नहीं होता बॉस जैसा इस कैप्सूल का होता है। तूने खाकर देखा है? नो बॉस, मेरे जैसे दूसरे आदमी ने खाए हैं। ये उन्हीं की ज़ुबानी है। आज मेरे साथ चलना है। जी, सेकंड नाइट क्लब बॉस। हाँ, वहीं पर। मगर बॉस, वो तो रात को खाता है, खुलता है। मुंशियात फरोख्त करने वालों का कोई टाइम नहीं होता। ठीक कहते हो बॉस। ब्लैक ज़ीरो का पता है? ताहिर साहब। नो बॉस, वो काफ़ी देर के गए हुए हैं, बल्कि यूँ समझ लीजिए वो कल से गए हुए हैं और अब तक वापस नहीं लौटे। ओहो। इमरान के लिए ये खबर तशवीशनाक थी। वो सोचने लगा कहीं ब्लैक ज़ीरो किसी परेशानी में तो नहीं फंस गया। वो सेठ महमूद के बारे में तहकीकात करने गया था और वो वापस क्यों नहीं आया? इमरान उठा और कमरे से निकल गया। जोसेफ उसके साथ था। ट्रांसमीटर वाले कमरे में पहुंचकर वो ट्रांसमीटर के सामने बैठ गया। तकरीबन 10 मिनट तक वो कोशिश करता रहा मगर ब्लैक ज़ीरो से रब्ता कायम ना हो सका। उसके दो ही मतलब हो सकते थे। इमरान ने सोचा। पहला ये कि ब्लैक ज़ीरो ट्रांसमीटर की रेंज से बाहर है। ट्रांसमीटर 50 मील के एरिया में करामत था। मगर ब्लैक ज़ीरो रेंज से बाहर है तो उसका मतलब ये हो सकता है कि वो दारुल हुकूमत में मौजूद नहीं। इमरान सोचता रहा। उसी तरह की ब्लैक ज़ीरो से तशवीश थी। ब्लैक सर्कल एक खतरनाक ग्रोथ था। उसका शुमार मुजरिमों के इस इंटरनेशनल ग्रुप में होता था जिनसे बड़ी बड़ी हुकूमतें परेशान रहती हैं। इसलिए वो परेशान था कि अगर ब्लैक ज़ीरो मुसीबत में फंसा तो दारुल हुकूमत से बाहर जाने से कबल उसे इतला देनी चाहिए थी। अगर वो बहुत ज़्यादा इजलास में दारुल हुकूमत छोड़ने पर मजबूर हुआ था तब भी ट्रांसमीटर रिपोर्ट दे सकता था। उसकी अदम मौजूदगी में रिपोर्ट टेप हो जाती। उसने ट्रांसमीटर से मुंसलिक टेप चलाकर देखा। वो भी हाल ही था। इमरान वापस उसी कमरे में आ गया। बॉस, ताहिर साहब किधर हैं? जोसेफ ने पूछा। एक मुश्तबा शख्स के बारे में तहकीकात करने। कौन है वो? सेठ महमूद अली का नाम सुना है? यस बॉस, वो बहुत रंगीन और शराबी आदमी है बॉस। उसी के बारे में तहकीकात करने गया है। उसका पता बॉस? मैं मालूम करता हूँ, मैं खुद ही देख लूँगा। कालिए, इमरान ने कहा। तू जाकर तैयारी कर। जे सेकंड नाइट क्लब चलना है। ओके बॉस। यूँ गया यूँ आया, जोसेफ ने कहा और तेज़ कदमों से चलता हुआ कमरे से निकल गया। वजारती दिफा के अंडर सेक्रेटरी मोहम्मद इस्माइल की पीए शहबाज की मेज़ पर रखे हुए फ़ोन की घंटी बोल पड़ी। उसने कलम मेज़ पर रखा, फिर हाथ बढ़ाकर फ़ोन से रिसीवर उठा लिया। यस, पीए टू मिस्टर इस्माइल फ्रॉम डिफेंस मिनिस्ट्री, ब्लैक सर्कल। दूसरी तरफ से एक सर्द और खनकती हुई आवाज़ आई। ओह यस। शहबाज ने चारों तरफ देखते हुए मोहतात लहजे में कहा। इस वक्त खाली हो? नहीं, कोई काम वहाँ बहुत ज़रूरी। दूसरी तरफ से कहा गया। मैं 2 हफ्ते के लिए बाहर जा रहा हूँ। यावर भी साथ जाएगा। मेरे लिए कोई हुक्म? शहबाज से लहजा होशामदाना था। इस दौरान यावर किसी के क्लब की रकासा शहला मार्टिन अकेली रहेगी और वो अकेली रहना नहीं चाहती। फिर जनाब शहबाज ने बड़े जोश से पूछा। वो चाहती है कोई किसके साथ रहे? तो मेरा मतलब समझ रहे हो? जी हाँ जनाब। शहबाज ने कहा। उसका चेहरा किसी अंदरूनी जज्बे के तहत सुलह हो गया था। 2 हफ्ते के लिए मैं से तुम्हारा मेहमान बना रहा हूँ। कोई एतराज़ तो नहीं? नहीं जनाब। शहबाज ने खुशी से भरपूर लहजे में कहा। ये मेरी खुशकिस्मती है जनाब कि मैं आपकी काम हूँ। शहबाज मार्टिन की खिदमत कर सकूँ। खिदमत तो तुम उसकी जैसे करोगे, मुझे मालूम है। दूसरी तरफ से मायने है इस लहजे में कहा गया। जी वो। शहबाज शैतानी अंदाज में हंस कर रह गया। मेरी तरफ से गुल चीनी की पूरी इजाज़त होगी। अलबत्ता काम हो जाना चाहिए। आपकी आमद तक काम हो चुका होगा जनाब। तुम अभी दफ्तर छोड़ दो। शैला को क्लब से पिकअप कर लो। ये ज़रूरी है जनाब कि मैं अभी से पिकअप करूँ? हाँ बेहद ज़रूरी। फौरी रवाना हो जाओ। दूसरी तरफ से जुमला पूरा होते सिलसिला मुनक़ता कर दिया गया और शहबाज रिसीवर हाथ में पकड़े सोचता रह गया। फिर उसने केटल दबा कर रब्ता मुनक़ता किया और नंबर डायल करने लगा। यस। दूसरी तरफ से एक नर्म आवाज़ सुनाई दी। सर मैं शहबाज हूँ। बीबी की तबीयत ख़राब हो गई। अगर कोई हर्ज ना हो तो मैं घर हो आऊँ, डॉक्टर को दिखा कर आ जाऊँगा। ठीक है, चले जाओ। अगर कंडीशन सीरियस हो तो मत आना, मैं आज काम चला लूँगा। दूसरी तरफ से सेक्रेटरी मिस्टर इस्माइल को नर्म और हमदर्दाना आवाज़ सुनाई दी। थैंक यू बॉस। उसके बाद लाइन कट गई। फिर फाइलें दराज़ों में रखकर उन्हें ला किया। कमरे में एक ननकीदी नज़र डाली और बाहर निकला। उसका रुख लिफ्टों की तरफ था। 3 लिफ्ट नीचे जा रही थी, एक ऊपर आ रही थी। उसने ऊपर वाली लिफ्ट के रोशन हरूफ पर नज़र डाली। लिफ्ट उसी मंजिल पर आ रही थी। उसने बटन दबा दिया। चंद लम्हे बाद लिफ्ट का दरवाज़ा खुला और वो अंदर पहुंच गया। 5 मिनट बाद वो अपनी गाड़ी में प्लाजा की तरफ जा रहा था।
उसके ज़हन में वो शायद हालात का हजूम था। फ्रांसीसी रकासा को हासिल करने का ख़याल उसे रह कर हिजाम में मुब्तला कर रहा था। प्लाजा की पार्किंग में उसने गाड़ी रोकी ही थी कि कोई पिछला दरवाज़ा खोलकर अंदर घुस आया। शहबाज चौंका। कौन है? उसे कहते हुए मुड़ना चाहा था। बैठे रहो। वो एक सर्द और खनकती हुई आवाज़ थी। आप जनाब? मैं तो आ ही रहा था। ये वही आवाज़ है जिसने से फ़ोन पर प्लाजा होटल आने के लिए कहा था। ठीक है, तुम शहला मार्टिन को लेने आए थे? खनकती आवाज़ ने कहा। उसकी दिसंबर से आवत रोड था और चेहरा सफ़ेद। जी हाँ, आपने ही तो कहा था। ठीक है, वो शॉपिंग करने गई है, कुछ देर लगेगी, मैं इंतज़ार कर लूँगा जनाब। काम कब तक हो जाएगा? आपकी आमद से कबल क्या किसी और को भी बाजार बनाया है? जी नहीं जनाब। कोई ऐसा शख्स जिसके ज़रिए तुम काम कराना चाहते हो? जी नहीं, ऐसा मामला है कि किसी को राजदार नहीं बनाया जा सकता। अगर मैं किसी को राजदार बनाऊँ तो ये मेरी मौत के मुतरादिफ होगा। वो क्यों? ऐसे मामलात में राजदार बनाए बगैर होते हैं। मैं खुद इतनी सलाहियत रखता हूँ जनाब कि ऐसे काम कर सकूँ। आपको आज तक मुझसे किसी किस्म की शिकायत नहीं हुई और ना होगी। मुझे इतराफ़ है कि तुमने अपने सारे काम बखूबी और एहसन पूरे किए हैं। मौजूदा काम ज़रा सख्त है जनाब, इसलिए देर हुई है, वरना कभी कब की वो फाइल आपके पास होती। शहबाज ने शामदाना लहजे में कहा। उसने एक बार फिर पीछे मुड़कर देखने की कोशिश नहीं की थी और उसका लहजा बेहद मुद्दब और कुछ सहमा हुआ था, जैसे वो उससे डरता हो। तुमने इसके लिए क्या मनसूबाबंदी की है? अंडर सेक्रेटरी को मैंने कहा है जनाब, वो 4 दिन में फ़ाइल निकलवाने वाले हैं। बस इसी दिन मैं उनको जुलाब कागज़ दे दूँगा, उसके बाद सारा काम आसान होगा। मैं इन फ़ाइलों को अपनी तहवील में लेकर आपके दिए हुए कैमरे से फ़ोटो खींचूँगा और फ़ाइलें दोबारा रिकॉर्ड रूम में जमा करा दूँगा। लेकिन जलाब कैसे दोगे? जलाब की गोली का मज़ा अलग हो जाएगा। अंडर सेक्रेटरी अफ़ीम घोलकर पीने की आदी है। मैं उनके अफ़ीम के लिक्विड में जलाब की 2-3 गोलियाँ मिलाकर पिला दूँगा। हाँ। पिछली सीट पर बैठे हुए सफ़ेद ने कहा। उसकी आंखें चमकने लगी थी। चंद लम्हे खामोश रही, फिर उसी सफ़ेद ने शहबाज से कहा। तुम शैला को कहाँ रखोगे? डिफेंस के अलावा मेरी एक छोटी शहर और भी है। ऐसे में शैला को ले जाऊँगा। घर वालों को इसका पता है? मालूम तो है, मगर कोई और वहाँ नहीं जाता। चलो मैं इस कोठी को देखना चाहता हूँ, सफ़ेद ने कहा। शहबाज ने चुपचाप गाड़ी पार्किंग से निकाली। वो बहुत महफूज हो रही है जनाब। ठीक है, मैं किसी और नज़रिए से उसे देखना चाहता हूँ। खूबसूरत भी है और आरास्ता भी। शैला को कोई तकलीफ़ ना होगी जनाब, मुझे उम्मीद है ऐसे ही होगा। सफ़ेद ने कोट के कॉलर खड़े करके फ्लैट हेड माथे पर झुकाते हुए कहा। उसकी तेज़ नज़रें सड़क का जायज़ा ले रही थी। फिर एक कार जहरी सड़क पर मुड़ गई। 2-3 ब्लॉक के बाद शहबाज ने एक छोटी सी कोठी के पास गाड़ी रोक दी। गेट बंद था। उसने उतरकर लॉक खोलकर गेट की पट अंदर की तरफ धकेल दी, फिर वापस गाड़ी की तरफ आ गया। चंद लम्हे बाद वो दोबारा गेट बंद कर रहा था। गेट बंद करके वो वापस हुआ तो सफ़ेद बरामदे में पहुंच चुका था। शहबाज ने सीढ़ियाँ तय करके बरामदे से आगे बढ़ा और राहदारी में दाखिल हो गया। आइए जनाब, मैं कोठी दिखा दूँ? हाँ। सफ़ेद ने सरल लहजे में हंकारा भरा, उसके पीछे चलने लगा। जैसे वे कमरे में दाखिल हुए, सफ़ेद ने जेब से साइलेंसर लगा रिवाल्वर निकाली, फिर उसकी नाक शहबाज की तरफ उठाती हुई वो उससे बेखबर कह रहा था। इस कोठी में वो जितने दिन चाहे रह सकते हैं जनाब। और वो मुड़ा, मगर सफ़ेद के हाथ में दबे रिवाल्वर पर नज़र पड़ते ही सकते में आ गया। उसका जिस्म नीचे के मरीज की तरह कांपने लगा। ये क्या है? तुम्हारी मौत मिस्टर शहबाज, सफ़ेद ने बड़े खौफनाक लहजे में कहा। शहबाज की रीढ़ की हड्डी में सनसनी दौड़ गई, पूरा जिस्म कांप गया। मगर जनाब, मेरा कसूर? तुम मशकूक हो चुके हो मिस्टर शहबाज, उसने सर्द लहजे में कहा। प्लाजा के कैमरे के हाल में तुम चेक किए जा चुके हो और हमारा जो आदमी पुलिस की नज़र में आ जाए उसे हम कभी भी नहीं छोड़ते, कभी नहीं, समझे? कहते कहते सफ़ेद का लहजा और भी खौफनाक हो गया। उसकी सर्द आवाज़ कमरे में झनकार सी पैदा कर रही थी। शहबाज के चेहरे पर मौत की जर्दी खट गई और अब वो नुमायां तौर पर कपकपा रहा था। मैं किसी को भी आपके बारे में नहीं बताऊंगा जनाब, उसने आखिरी कोशिश की बतौर संभाला लेते हुए कहा। यह बात यकीन है कि तुम किसी को कुछ नहीं बताओगे, क्योंकि आज के बाद कोई तुमको ज़िंदा नहीं पाएगा। मुझे माफ़ कर दीजिए बॉस, खुदा के लिए मेरी ज़िंदगी ना छीनिए। रहम करने वाले हमेशा मुसीबतों में मुब्तला रहते हैं। मैं किसी और जगह चला जाऊंगा जनाब, पुलिस मेरी सूरत कभी नहीं देख सकेगी। हम हयाली है, सफ़ेदों ने सर्द लहजे में कहा। पुलिस से वही मुजरिम बचते हैं जिसे पुलिस खुद ही बचाना चाहिए, वरना वो पताल से भी मुजरिम को खींच लाती है। आप लोग इस यकीन दिलाऊं जनाब कि मैं आपके लिए हत्या नहीं बनूंगा। शहबाज ने फिर गिड़गिड़ा कर कहा। उसका लहजा भीख मंगों का सा हो गया। माथे से सर्द मौसम के बावजूद पसीने की धारें बह रही थी। इस तरह के चुपचाप मर जाओ, मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं जनाब, रहम करें। अपने मुल्क और कौम पर तुमने रहम किया है? जब तुम मुल्क की कीमती रात मेरे हाथ फरोख्त करते थे, उस वक्त तुमको मुल्क की कौम का ख्याल क्यों ना आया है? नहीं मिस्टर शहबाज, मुल्क और कौम के गद्दार माफ़ किए जाने के काबिल नहीं होते। मुझे गद्दार आप ही ने बनाया था, वो गिड़गिड़ाते हुए बोला। मैंने नहीं, तुम्हारी अय्याशियों ने। सफ़ेद ने कहा। कुछ भी हो जनाब, आप मुझे एक बार माफ़ कर दें, पुलिस से मैं निपट लूँगा, वो लोग मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। काश मैं ऐसा कर सकता। सफ़ेद ने कहा। ट्रैगर पर दबाव डाल दिया। कमरे में बेदर पे 2 सड़ की आवाज़ें गूंजी। शहबाज ट्रैप पर उछला और फर्श पर गिरकर माहिए बेआब की तरह लौटने लगा। खून उसके जिस्म से बड़ी तेज़ी से बह रहा था। फिर वो साकत हो गया। सफ़ेद और चंद लम्हे उसे देखते रहा, फिर वो आगे बढ़ा, खून से बचते हुए तलाशी लेने लगा। जो कुछ मिला उसने उसे देखकर वहीं डाल दिया। फिर कमरे की तलाशी लेने लगा।
कोठी में 5 कमरे थे, उसने एक-एक करके हर कमरे की तलाशी ले डाली। हाफगा वाले कमरे में एक दीवारगीर तिजोरी मिली, उसमें कई लाख रुपए के नोट, जेवरात और सोना रखा था, जिसे उसने अपनी जेबों में भर लिया। फिर उसने रखे हुए कागजात देखे, उसकी आंखें चमकने लगी। उन कागजात में एक पड़ोसी मुल्क से किए गए माहदे की कापियाँ थी। उसने कागजात जेब में ठूंसे और बाहर निकला। अब उसका रुख बाहर की तरफ था। 2 मिनट बाद वो शहबाज की गाड़ी में सदर की तरफ जा रहा था। सदर के एक फुटपाथ के पास उसने गाड़ी रोकी और उतरकर आगे बढ़ने लगा। अब उसका चेहरा आम आदमी जैसा था और सफ़ेद भयानक वजूद से कोई नामो निशान नहीं था जो शहबाज से गोली मारकर आया था। इमरान और जोसेफ इस वक्त मेकअप में थे और उनके जिस्मों पर मल्लाहों का सा लिबास था। जिस्मों से मछली की बसान फूट रही थी। मेला की ज्यादा लिबास देखने वालों को नाक भौं चढ़ाने पर मजबूर कर रहा था। बहुत गंदा मेकअप है बॉस, घर जाकर सर से धो लेना। इमरान से झिड़का। बॉस, हर मुल्लाह के जिस्म से ऐसी वो नहीं आती, क्या कहना चाहते हैं? बॉस, मेकअप काफ़ी था, ये मछली की बू वहाँ चढ़ा ले। चुप चुप। इमरान ने ऊपर इधर उधर देखते हुए कहा, कोई सुन लेगा। बॉस, हर मुल्ला के जिस्म से मछली की बदबू नहीं आती, और जो माहीगीर और सीधे समंदर से चले आ रहे हैं तो उनके जिस्मों से क्या तरह ही ना की खुशबू आएगी। हम समंदर से कब आ रहे हैं बॉस? समंदर से नहीं आ रहे तो फिर कहाँ से आ रहे हैं? समझ गया बॉस, तुम यही कहना चाहते हो बॉस कि हम जहाँ जा रहे हैं वहाँ यही तासुर देंगे कि समंदर से चले आ रहे हैं। अब तू तो बहुत समझदार हो गया है, लेकिन बॉस हम चल कहाँ रहे हैं? जी, सेकंड नाइट क्लब। अब समझा बॉस। जोसेफ चौंक कर बोला, तुम शाम को चेक करना चाहते हो? हाँ बे, और अब कोई गलती हुई तो दांत तोड़ दूंगा। वो तो तोड़ दूँ बॉस, मगर मेरी बात भी तो सुनो। बोल, जल्दी बोल, क्या है? साम इस तरह कभी मुंशियात का सौदा नहीं करेगा, उसका तो बाप भी करेगा, तू बस देखता जा। तुम उसे मशरूक कर दोगे बॉस? फिर क्या कहना चाहते हो तुम? इमरान ने इसे घूरते हुए पूछा। पहले वहाँ थोड़ी सी तोड़-फोड़ मचाओ बॉस, इस तरह कि 2-1 पैकेट चर्च के गिर पड़े बॉस, फिर काम बहुत बन जाएगा। समझ गया? इमरान ने कहा। दरहकीकत जोसेफ ने उसे एक अच्छी तरकीब बताई थी और वो इस पर अमल करके शाम को मशरूक किए बगैर उस तक पहुंच सकता था। उसने ये सारा गेटअप सिर्फ शाम से मिलने और उससे गुफ्तगू करने के लिए ही किया था। वो जानता था कि शाम बराह रास्त कभी नहीं मिलेगा, और जो कुछ वो जानता था वो बराह रास्त मिलने से मालूम भी नहीं होगा। इसलिए उसने ये तरीक़ाकार इख्तियार किया था। उसका प्रोग्राम ये था कि वो मुंशियात के स्मगलर की हैसियत से शाम से मिलेगा, और इस मकसद के लिए उसने मुंशियात के नमूने भी हासिल करके अपने साथ ले लिए थे ताकि शाम को अपने स्मगलर होने का यकीन दिला सके। मगर अब जोसेफ ने जो तरकीब बताई थी वो बहुत उम्दा थी, और इस पर अमल करके जब शाम के पास पहुंचा, वो तलाशी पर मज़ीद पैकेट उसके पास ही बरामद होते तो यकीनी बात है कि शाम ढूंढ देकर उससे बुलवाने की कोशिश करता, और वही वक्त ऐसा होता कि वो अपने स्मगलर होने का दावेदार होता। उसे बताता कि वो मुंशियात लेकर आए। इस तरह शाम से खुलकर गुफ्तगू होती और वो जो कुछ जानना चाहता था वो जान लेता। उसके बाद शाम के पास से निकल आना कोई मुश्किल ना होता। क्या समझे बॉस? जोसेफ ने पूछा। तेरा सर, इमरान जलाकर बोला। अरे वाह, जलाओ मत, अभी तुम्हारी शादी नहीं हो, शादी के बाद ही इस तरह हम बोला करना। अभी क्या बक रहा है? इमरान दिल से जलते रुक कर बोला। बक नहीं बॉस, सच कह रहा हूँ। जोसेफ ने कहा। तो मुझे बताओ बॉस, तुम में क्या कमी नज़र आ रही थी जो शादी की पेंच लगा रहे हो? अभी कौन कर रहा है शादी, तुम बॉस? मसी ने मुझे बताया है। जोसेफ ने कहा। बहुत उदास थी बॉस और रो भी रही थी। हाय, अभी शादी मेरी हो रही है, रोना मुझे चाहिए या जूलिया को? इमरान जोसेफ पर आंखें निकाल कर बोला। बॉस वो तुमसे लव करती है, तो क्या मैं उससे लव करने लगूं? बॉस, अगर तकदीर फोड़नी है तो मसी क्या बुरी है? ये बात डैडी के सामने कही हो। नो बॉस, वो गोली मार देगी। जोसेफ ने सहम कर कहा। मगर एक बात तो बता दो बॉस, अगर तुमने किसी और से शादी की तो मिसी इस्तीफ़ा देकर वापस चले जाएगी। अभी कहाँ जाएगी वो? अपने वतन वापस। वो बहुत दिल गिरफ्ता है। हाय, अभी तो इतनी गाढ़ी उर्दू कब से बोलने लगा है? मैं आजकल उर्दू अदब का मुतालिया कर रहा हूँ बॉस। हस्त, पढ़ना है तो डाइजेस्ट पढ़ा कर। बहुत डाइजेस्ट और जासूसी नावलें तुम्हारे यहाँ और हाँ अदब में क्यों शुमार नहीं होती? गार्डियन बच्चों को नावल पढ़ने से मना क्यों करते हैं? ऐसे अगर अफसाना देवचे में छपे तो वो अदब से है, और अगर वही अफसाना डाइजेस्ट में छपे तो बेहद भी। अगर एक जासूसी कहानी किसी बड़े या छोटे अदबी बच्चे में छपे तो वो अदब कहलाएगा, और अगर वही कहानी जासूसी नावल की शक्ल में छप जाए तो अदब के ठेकेदारों की आंखों में हार बनकर खटकेगा। बस बस बॉस, बस। जोसेफ हाथ हिलाकर बोला। ये उर्दू मेरे पल्ले नहीं पड़ी, पड़ेगी भी नहीं। तेरी समझ मोटी जो हुई। अच्छा बॉस, अब चलोगे या यहीं पर ही रुकने का इरादा है? अच्छा चल, मगर बता देता हूँ कि डैडी से तुझे जूलिया का जिक्र करना पड़ेगा। इमरान ने कहा। नो बॉस, मुझे अपनी खाल बहुत प्यारी है, मगर एक बात है बॉस। क्या बात है? बोल। जिस लड़की से भी आपकी शादी होगी उसी किस्मत ही फूटेगी। अभी मैं पत्थर हूँ क्या? नो बॉस, तुम तो औरत से दूर भागते हो। अगर वो फ्लैट में रहेगी तो तुम दानिश मंजिल में होगे, वो दानिश मंजिल आएगी तो तुम साइको मेंशन भागोगे। बस बस चुप हो जा, हम पहुँच गए हैं। इमरान घबराया और जोसेफ चुप हो गया। वो जी सेकंड नाइट क्लब पहुंच चुके थे। क्लब एक 2 मंजिला इमारत में कायम था और ये इमारत काफ़ी बड़ी थी और लोग क्लब में दाखिल हो चुके थे। चौकीदार ने उनको देखकर बुरा सा मुंह बनाया, मगर ना कुछ बोला, ना ही उन्हें रोकने की कोशिश की, और हाल में दाखिल हो गया। हाल भरा हुआ था। गो के 7:30 ही बजे थे, मगर इसी बावजूद हाल भरा हुआ था। उन्हें कोई मेज़ खाली नज़र न आई, अलबत्ता कुर्सियाँ इक्का दुक्का खाली थी।
वो उस एक हाल आगे भी है, जोसेफ ने सरगोशी की। मालूम है, इमरान ने घर आकर कहा और दूसरी हाल की तरफ बढ़ गई जहाँ भी मेज़ें भरी हुई थी। हाल में मुंशियात की बदबू, चर्च का धुआं दम घूंट रहा था और वो इधर उधर नज़रें दौड़ा रहे थे। बिलाहर उनके एक खाली मेज़ नजर आ ही गई और वो उस पर बैठ गए। फ़ौरन ही वेटर मुसलत हो गया। 2 भेजे लाओ। इमरान ने आर्डर दिया। भेजे यहाँ नहीं होते साहब। बेटे ने उनको घूरते हुए कहा। पाए 2 प्लेट। वो भी नहीं होते साहब, अपना सर लाओ। मीर सीधी तरह आर्डर दो। ये जे सैकर क्लब है, कोई भड़ भूंजे की दुकान नहीं। वेटर घर आकर बोला और जोसेफ गुस्से से बल खाने लगा। भड़ भूंजे की दुकान होती तो मैं चने मंगाता, भेजा नहीं। आर्डर दे रहे हैं या फिर दूसरा तरीका इख्तियार किया जाए, क्या कर लोगे? इमरान भी जवाब बनाया। मम वेटर बेबसी से हकला कर रह गया। क्या मम लगा रखी है? जाकर जाओ बकरी की यहनी लाओ। इमरान सर लहजे में गिराया और वेटर के हैरान निगाहों से इमरान को घूरने लगा। फिर बोला, वो भी जहाँ नहीं होती, कहाँ होती है? किसी सच्चे खाने में मिलेगी। वो नफरत से होंठ सिकोड़ कर बोला। फिर जहाँ क्या होता है? चर्स, एफ्यून, मार्फिया, पैथरीन, रॉकेट कैप्सूल और शराब। नो, ये चंडू खाना है। इमरान ने बुरा सा मुंह बनाकर कहा और राह धो करके फर्श पर थूक दिया। बस फिर वही हुआ जो इमरान चाहता था। वेटर के सब्र का पैमाना लबरेज हो गया और उसने इमरान पर हाथ छोड़ दिया, मगर वो सिर्फ नाच कर रह गया। इमरान ने झुककर उसका वार हाले कर दिया था। फिर वेटर के जबड़े पर पड़ने वाला घूंसा दूसरी मेज़ से घुसे ले गया और मेज़ समेत दूसरी तरफ उलट गया। इमरान और जोसेफ दोनों उठकर खड़े हुए थे, क्योंकि 3-4 वेटरों को खतरनाक तीरों के साथ वो अपनी तरफ बढ़ता देख रहे थे। फिर जैसे ही वो करीब आया, इमरान ने उछलकर एक के सीने पर लात रसीद कर दूसरे के जबड़े पर घूंसा दे मारा। तीसरे को जोसेफ ने संभाल लिया था। उसने तीसरे वेटर का घूंसा गलाई पर रोका था। फिर उसी हाथ को पकड़ उसने झटका दिया और झुककर वेटर को दोनों हाथों पर उठाकर दूसरी मंजिल की तरफ उछाल दिया। वो धमाके से गिरा। उसके साथ ही मेज़ से गिर बैठने वाले दोनों आदमी चीखते हुए ढेर हो गए। हाथ में हड़बोंग मच गई थी। बेपनाह शोर कानों के पर्दे फाड़ रहा था। इमरान ने एक वेटर को बेकार कर दिया। दूसरे को सर से बुलंद करके दूसरी तरफ फेंकना ही चाहता था कि चौंक पड़ा। हाल में एक धाड़ सुनाई दी। क्या हो रहा है? कोई बड़े होनहार लहजे में धाड़ा था। इमरान ने हाथों पर उठाए वेटर को किसी बोरे की तरफ फर्श पर फेंका और आवाज़ की तरफ मुड़ा। हाल के कोने में पिछली राहदारी के पास एक आदमी खड़ा था। उसके दोनों हाथ कोल्हों पर रखे हुए थे और बड़े होनहार अंदाज में इसी तरफ देख रहा था। उसके दाएं तरफ 2 और आदमी थे। उनके हाथों में स्टेन गन थी और वो इमरान और जोसेफ को निशाना बनाए हुए थे। इमरान ने जल्दी पलकें झपकाकर उनको देखा था। वो साम ही था, जे सेकंड नाइट क्लब का मालिक साम। इमरान के चेहरे पर हमाकतें फैल गई। वो मुड़ा और अपनी कुर्सी पर बैठने लगा। उसने लड़ाई के दौरान 2-3-4 पैकेट फर्श पर गिरा दिए और उनसे इस तरह जान बना हुआ था जैसे उसे उनके गिरने की खबर ही ना हो। ठहरो। शाम की दहाड़ सुनाई दी और वो रुककर शाम की तरफ मुड़ा। वो उसी तरफ देख रहा था। फिर करीब आकर रुक गया। उसे देखते हुए होनहार लहजे में बोला, ये सब क्या हंगामा मचा रखा है? अपने लॉर्ड साहब से पूछो। इमरान ने खटके अंदाज में कहा, इशारा उस वेटर की तरफ से जो आर्डर लेने आया था और पीटने के बाद अबतर हालत में खड़ा था। क्या बात है डेविड? शाम उसकी तरफ मुड़ा। ये साहब उल्फुल बक रहे थे। वेटर ने जल्दी से जवाब दिया, मैं उल्फुल बक रहा था? मैं? इमरान घबरा कर बोला, मेरा मतलब है जनाब, ये गलत सलत आर्डर दे रहे थे। वेटर जल्दी से बोला, क्या आर्डर दिया था? साहब ने पूछा। कभी भेजे मांग रहे थे और कभी पाए। फिर कहने लगे बकरी की यहनी लाओ। जब मैंने कहा बॉस कि ये सब यहाँ नहीं मिलता तो हंगामा शुरू कर दिया। ए मिस्टर, क्या ये सच कह रहा है? कुछ। इमरान ने इत्मीनान से जवाब दिया। क्या मतलब हुआ इस कुछ का? यही कि हंगामा इसने किया है, मैंने नहीं बॉस, ये गलत कह रहा है। हंगामा उन्होंने ही किया है। बेटे जल्दी से बोला, हाथ पहले तुमने छोड़ा था। ठहर जाओ वरना भून डाले जाओगे, स्टेन करने वालों में से एक ने कहा। इमरान रुक गया। अलबत्ता अभी भी वो फाड़ खाने वाले अंदाज में बेटे को घूर रहा था। क्या ये सच है? साहब ने कहा। फिर कुछ और भी कहता, मगर उसकी निगाह फर्श पर पड़े हुए मुंशात के पैकेटों पर चली गई और वो चौंक पड़ा। जुमला अधूरा छोड़कर वो झुका और तीनों पैकेट उठा लिए। दफातन इमरान इस तरह चौंका जैसे उसे अपने पैकेटों के गिरने का एहसास हुआ हो। शाम के हाथ से पैकेट लेने की कोशिश करता बोला, ये पैकेट मेरे हैं। तो तुम चर्स फरोश हो? शाम उसे घूरते हुए बोला, तुम्हें इससे क्या? लाओ पैकेट मुझे दे दो। इमरान ने गड़ा कर कहा। इनको मेरे कमरे में लाओ। सामने कहा और पैकेटों को लेकर उसे राहदारी की तरफ मुड़ गया जिसके सिरे पर वो नजर आया था। चलो मिस्टर। स्टेन गन वालों में से एक ने गन से इमरान को ठोका देते हुए कहा। वो उनकी इशारे पर आगे बढ़ने लगा। वो काफ़ी समय कमरे में पहुंचे जहां साम एक भारी मेज़ के ऊपर में रिवॉल्विंग चेयर पर बैठा था। बैठ जाओ, उसने दोनों से कहा और वो दोनों मेज़ के सामने पड़ी हुई कुर्सियों पर बैठ गए। स्टेन गन वाले दोनों आदमी अब दाएं बाएं होकर दीवारों से लग कर खड़े हुए थे। निशाना अब भी इमरान और जोसेफ ही थे। अब बताओ तुम कौन हो? सामने मेज़ से बड़े हुए पैकेट में से सिगरेट निकाल कर सुलगाते हुए पूछा। मुल्ला है। इमरान ने इत्मीनान से जवाब दिया। झगड़ा क्यों शुरू किया था? झगड़ा तुम्हारे आदमी ने किया है, मैंने नहीं। इमरान जलाकर बोला। मुंशियात कितनी है तुम्हारे पास? तुम्हें इससे क्या? इमरान ने चौकन्ने अंदाज में कहा। कुछ मतलब है, इसलिए तो पूछ रहा हूँ। तुम हमारे पैकेट वापस कर दो। इमरान बोला, और हमें जाने दो। देखो अभी मैं नरमी से बात कर रहा हूँ। सामर आया। अगर तशद्दुद पर आगे तो तुम्हारे हक में अच्छा नहीं होगा और तुम सलामत वापस ना जा सकोगे। ज़बरदस्ती है। अगर तुमने यहाँ हंगामा किया होता तो मुझे तुमसे कोई तारुज़ ना होता। मैं फिर कहता हूँ हंगामा तुम्हारे आदमी ने किया था, मैंने नहीं। ये पैकेट
उसने इमरान की गिराए हुए पैकेट मेज़ पर डालते हुए कहा, चर्स और हीरोइन के हैं, अगर तुम उनके साथ पकड़ लिए जाओ तो जानते हो क्या हासिल होगा। लेकिन पकड़ा ही क्यों जाऊँगा, मैं तुम्हें पुलिस के हवाले कर सकता हूँ। देखो साम, इमरान यकबैक रंग बदलता हुआ कराया, अगर तुम ये चाहते हो कि मैं ढूंढ देकर मान ले लूँ, मेरा मान ले लोगे तो ये तुम्हारी भूल है। तुम मुझे जानते हो अच्छी तरह से। मुंशिया की दुनिया में हर एक दूसरे को जानता है। इमरान कराया, वो पहली बार अहमक इमरान नहीं लग रहा था। क्या जानते हो मेरे बारे में? तुम मुंशियात की खुली तजारत करते हो, शहर के बेशतर अटों पर तुम्हारे ही आदमी सप्लाई करते हैं और तुम्हारा ताल्लुक 3 वायरों से है। शाम के होंठों पर एक शफाक सी मुस्कुराहट उभरी। और क्या जानते हो? इतना काफ़ी नहीं। ये सब मालूमात तुम्हें कहाँ से हासिल हुई और तुम कौन हो? कि अभी 3 फिशरीज़ का नाम सुना है? तो तुम्हारा ताल्लुक 3 फिशरीज़ से है। हाँ, मैं उनका नुमाइंदा हूँ। और ये हंगामा तुम तक पहुँचने के लिए था। आप क्या चाहते हो? तुमने हमारे जिन अड्डों को तोड़ा है उन पर से हाथ उठाओ, वरना क्या होगा? हम ब्लैक सर्कल वालों को मुल्क छोड़ने पर मजबूर कर देंगे। ये जानते हुए कि भी ब्लैक सर्कल और 3 फिशरीज़ की पोजीशनों में ज़मीन आसमान का फ़र्क है, तुम मुझे धमका रहे हो? हाँ, तुम इनकार करके देख लो। मुझे इनकार है। ये तो वक्त बताएगा। इमरान हराया, लाओ पैकेट वापस कर दो, आपको चीज़ वापस ना होगी। साम हराया, ना पैकेट और ना तुम मेरा चार डालोगे क्या? आज के बाद तुमको कभी आसमान देखना नसीब ना होगा। साम घबरा कर बोला, इसी तरह जिस तरह लास्का के चौकीदार को आसमान देखना नसीब नहीं हुआ था, वो मेरा काम नहीं। खैर खैर, इमरान ने कहा, लाओ पैकेट दे रहे हो या नहीं? तुम दोनों खड़े हो जाओ। सामने दाएं बाएं खड़े आदमी को इशारा करते हुए इमरान से कहा, रेडी। इमरान खड़े होते गराया और जोसेफ किसी उन्हा चीते की तरह चौकन्ना हो गया। वो दोनों अब भी इमरान को घूर रहे थे। इमरान साम की हुक्म में नहीं बनी हुई अलमारी के शफाफ शीशे में दोनों स्टेन गन वालों का अक्स देख रहा था। वो आहिस्ता आहिस्ता उनकी तरफ बढ़ रहे थे। फिर बिल्कुल हुक्म में पहुँच कर उन्होंने गन्ने सर से बुलंद की और इमरान और जोसेफ के सर पर दे मारी। ठीक उस लम्हे इमरान फुर्ती से बाएं तरफ हट गया। उसकी हरकत में आते ही जोसेफ भी मुतहरिक हुआ था। वो दोनों हमला आवरों की गन्नों के दस्ते कुर्सियों पर पड़े थे। फिर इसी कबल के वो संभलते। जोसेफ ने एक ही गन पर हाथ डाल दिया और वो झटका खाकर अपने दूसरे साथी से टकराया और उसे लिए हुए ढेर हो गया। दोनों गन्नें उनके हाथ से निकल चुकी थी और एक गन जोसेफ के हाथ में थी, जबकि दूसरी मेज़ के पीछे नीचे पड़ी थी। और इमरान ने वार से बचाव के साथ ही साम पर छलांग लगा दी थी। दोनों ऊपर तले ढेर हो गए। साम का हाथ जो जेब से रिवाल्वर निकाल रहा था जेब ही में फंसा रह गया। लिहाजा इमरान क्यों ना इस मौके से फ़ायदा उठाता। उसने साम का दूसरा हाथ घुटने के नीचे दबाया और उसकी ठिकाई शुरू कर दी। उधर जोसेफ ने उन दोनों को गन से काबू कर लिया और वो दीवार की तरफ मुँह किए हाथ ऊपर रखे खड़े थे। चंद ही लम्हों में साम का भुरकस निकल गया। इमरान की गूंजों ने साम का चेहरा बिगाड़ दिया। वैसे इमरान सोच रहा था कि अगर साम का दूसरा बाजू आज़ाद होता तो यकीनी तौर पर वो इस आसानी से साम को ज़ेर नहीं कर सकता था। तो तुम क्या चाहते हो? साम हकलाकर बोला। उसने मुदाफ़त ख़त्म कर दी थी और हाथ पैर डाल लिए थे। इमरान ने उसे उठाकर उसकी कुर्सी पर बैठा और फिर बोला, ब्लैक सर्कल के बारे में बताओ। क्या? साम चौंका था। एक दोस्त जो तुम समझ रहे हो वो मैं नहीं हूँ। पापा पुलिस से ताल्लुक़ है? नहीं, हुदाई फौजदार हूँ। तुम ये बताओ, ब्लैक सर्कल का सरबराह कौन है? क्या तुम हो? नहीं। साम सहम कर बोला, मैं नहीं जानता। ब्लैक सर्कल के कितने अड्डे हैं? इसके अलावा मैं कुछ नहीं जानता। दफातर साम संभाला लेते हुए बोला, तुम उम्र भर जेल में सड़ते रहोगे, समझे? तुम ऐसा नहीं कर सकते। क्यों? मुझे कौन रोकेगा? इमरान घबराया। पुलिस सबूत के बगैर कुछ नहीं कर सकती और तुम्हारे पास मेरे खिलाफ कोई सबूत नहीं। इमरान ने जेब में हाथ डालकर एक छोटा सा ब्राउन रंग का डिब्बा निकाला। उसका ढक्कन खोलकर अंदर मौजूद बटनों में से एक दबा दिया। फ़ौरन ही कमरे में सरसराहट की आवाज़ें उभरी। फिर वो तमाम गुफ्तगू वहाँ गूंजने लगी जो चंद लम्हे कबल तक उनके दरमियान होती रही थी। इसके अलावा भी सबूत है? वो क्या? शांत थूक निकलते हुए बोला। अब वो किसी हद तक नर्वस नज़र आ रहा था। तैयारों में मुंशियात का ढेर, जिसके हर पैकेट पर 3 सर्कल का मखसूस निशान मौजूद है। कैप्टन फ्याज को ये ज़हीरा पाकर बड़ी खुशखबरी होगी। तुम ऐसा नहीं कर सकोगे। वो तुम्हें कुत्ते की मौत मारेगा। वो कौन? इमरान घर आया, तुम्हारा बॉस। तुम ऐसा नहीं कर सकोगे, वो तुम्हें कुत्ते की मौत मार देगा। वो कौन? इमरान घर आया, तुम्हारा बॉस। हाँ वही। साम एक झटके से बोला। वो औरतों का दलाल क्या किसी को मारेगा? इमरान घर आया, मैं तुमको चंद मिनट की मोहलत देता हूँ। मेरे सवालों के जवाब दो, वरना फिर वही होगा जो मैंने कहा है। मैं कुछ नहीं जानता। सामने सहमे हुए बच्चे की तरह घुटनों में सर देकर कपकपाते हुए कहा। इमरान हैरान सा था कि सामने सा गुंडा और हुनी इस तरह हाथ पैर छोड़ दे। हैरत की बात है, मगर उसे हैरत करने का मौका ज़्यादा नहीं मिला। बस अचानक सामने पर छलांग लगाई और रगेता हुआ दीवार तक चला गया। इमरान ने संभलने में देर नहीं लगाई। फिर वो दोनों दरिंदों की तरह एक दूसरे से भिड़ गए, मगर एक बार फिर सामने हाथ पैर डाल दिए। वो पहले ही जख्मी था। फिर दोबारा मुंह पर पड़ने वाले घुसनों ने उसकी आवाज़ ज़ाया कर दी और वो फर्श पर गिर के लंबी लंबी सांसें लेने लगा। बोलो, जवाब दोगे या नहीं? मैं कुत्ते की मौत नहीं मरना चाहता। तुम्हारा बॉस ना मारेगा, मैं मार दूंगा। वो इस अज़ियत से अच्छा होगा जो तुम्हें बता देनी थी, वो मुझे पहुंचाएगा।
अगर मैं तुम्हारा एक हाथ तोड़ दूँ तो क्या तुम्हें तकलीफ होगी? इमरान ने बड़े हलूस से पूछा, अंदाज़ा ऐसा था जैसे उसकी हैरियत मालूम कर रहा हो। जो मर्जी चाहे करो। ठीक है, इमरान कहते हुए आगे बढ़ा और साम का एक हाथ झुक कर पकड़ा, उसे कलाई के पास से घुटने पर रख लिया। अब पोजीशन ऐसी थी कि अगर इमरान कलाई को पकड़कर झटका देता तो साम का हाथ टूट जाता। इमरान ने दबाव डाला ही ताकि वो चीख पड़ा, ठहरो ठहरो बता देता हूँ। चलो बताओ। इमरान हाथ छोड़कर सीधा होते हुए बोला, इसे कोई नहीं जानता। वो हमेशा मेकअप में रहता, उसका चेहरा सफ़ेद और किसी मुर्दे की तरह बेहिस और स्पाट है। वो तुमसे रब्ता कैसे कायम करता है? फ़ोन के ज़रिए। कहानी कहाँ पर बनाए गए हैं मुझे इल्म नहीं। मुंशात का सारा स्टाफ यहाँ पर ही रहता है जी? नहीं, सिर्फ आधा यहाँ पर मौजूद है, बकिया आधा बहुत बॉस ले लेगा, मगर कहाँ पर पता नहीं। मॉल किस तरह आता है? जहाज़ों के ज़रिए। एक फर्जी नाम से खिलौने मंगाते हैं, माल उन खिलौनों में भरा हुआ होता है जिसे अड्डे पर अलग कर लिया जाता है। एक खप और एक खेप कल ही आती है। तो तुमको ये मालूम नहीं कि कुबाहा ने कहा है? नहीं, जिसके इस पर जो काम किया जाता है वो उसके अलावा ना कुछ करता है, ना ही मालूमात फ्राहम करने की कोशिश करता है, क्योंकि ऐसी हर कोशिश मौत की तरफ ले जाती है। यावर को जानते हो? प्लाजा होटल वाला? हाँ वही, जानता हूँ, मगर वो हमारे ग्रोह से ताल्लुक़ नहीं रखता। हाँ, इमरान चंदन में से घूरता रहा, फिर बोला, वो तुम्हारे ही ग्रोह का आदमी और उसके स्पोर्ट भी तुम्हारी तरह से काम किया हुआ है। वो मेरे लिए नहीं इतला है। अब अपने आदमियों और अड्डों की निशानदेही करते चलो। मेरे पास 40 आदमी है। शाम तफसील से हर बात बताने लगा। इमरान अपनी डायरी में उन्हें नोट कर रहा था। इख्तिताम पर वो बोला, और कोई ऐसी बात जो तुम जानते हो? ब्लैक सर्कल के मुतालिक और कोई बात नहीं? तुमने ये तो नहीं बताया कि कब से उनके लिए काम कर रहे हो? 5 साल से, मौजूदा बॉस के अंडर में? नहीं, ये तो अभी मुकर्रर हुआ, इससे पहले मैं मुख्तार था। माल कैसे आता और दागी का तरीक़ाकार क्या है, और रब्ता कैसे काम करते हो? माल की आमद के बारे में बतला चुका हूँ। पहले रब्ता पैकेटों के ज़रिए होता था। उनको जो कुछ हिदायत देनी होती है वो टाइपशुदा पर्चा एक पैकेट में रख दिया करते थे, और मैं भी इसी तरह पैगाम नोटों वाले पैकेट में रखकर उन तक पहुंचा देता था। नोटों वाले पैकेट उन तक कैसे पहुंचते हैं? मुकर्रर तारीख पर एक आदमी आकर वो पैकेट ले जाया करता था। गोया अब वो नहीं आता? इमरान ने पूछा। हाँ, अब मौजूदा बॉस खुद रकम वसूल कर लेता है। हाँ। इमरान चंद लम्हे सोचता रहा, फिर आगे बढ़ा और फ़ोन अपनी तरफ खिसकाकर नंबर डायल करने लगा। क्या कर रहे हो? कैप्टन चार्ल्स को बुलवा रहा हूँ। तुमको मरने से बचाने का यही एक तरीका है। साम कुछ ना बोला और इमरान रिसीवर की तरफ मुतवज्जा हो गया, क्योंकि राब्ता दूसरी तरफ से कायम हो गया था। कैप्टन शाद बोल रहा हूँ। हेलो सुपर, इमरान ने झकते हुए कहा। एक दस्ते के साथ जिसे सेका को घेर लो। क्या बक रहे हो? दिमाग सही है? फ्याज की चिल्लाई हुई आवाज़ आई। जी, सेका पहुँचने से कबल किसी को मंजिल का इल्म नहीं होना चाहिए। इमरान उसकी बात नज़रअंदाज करते हुए बोला, घेरा डालकर तुम सीधे मैनेजर साहब के कमरे में आ जाओगे, जहाँ पर चर्स, हीरोइन वगैरह का एक बड़ा ज़हीरा तुम्हारा मुंतज़िर है। गोली तो नहीं दे रहे? फ्याज ने मशकूक लहजे में पूछा। 15 मिनट बाद मैं बहराज रेडी को फ़ोन कर दूंगा, इमरान ने कहा और रिसीवर रख दिया। वो सफ़ेद वजूद जो अपने हल्के में बदसूरत फितने के नाम से मशहूर था, चक्करवार जीना तय करके अपने कमरे में पहुंचकर बैठा ही था कि फ़ोन की घंटी बोल पड़ी। हेलो, परसाब बोल रहा हूँ बॉस, क्या बात है? जी, सेका के गिर्द पुलिस ने घेरा डाल दिया। कैप्टन फ्याज इस वक्त शाम के कमरे में मौजूद है, और वहीं से किसी ने फ्याज को फ़ोन किया था। तशवीशनाक इतला है। ये कितनी देर का वाक़या है? किसी ने 20 मिनट कबल फ़ोन किया था, और फ्याज पुलिस के दस्ते के साथ 8 मिनट कबल पहुंचा है। यहाँ पहले उसने हमारे से घेरा डाला, फिर शाम के कमरे में चला गया। आगे कहो वो कराया। शाम के कमरे में 2 आदमी पहले से मौजूद हैं। एक उनमें से आफाम है, दूसरा अहमद सा है। ठीक है, उसने गराई हुई आवाज़ में कहा, तुम आनंद को यहाँ का चार्ज दो और मेरे साथ चलने के लिए तैयार हो जाओ। मैं नीचे आ रहा हूँ। यस बॉस, मैं तैयार हूँ। एक अलमारी के पास पहुंचकर उसने कोई चीज़ निकाल कर जेब में डाली, फिर कमरे से बाहर निकल आया। चक्करदार जीना तय करके जैसे ही वो राहदारी में आए, जीने के बराबर वाले कमरे का दरवाज़ा खुल गया और उसमें से एक आदमी निकल आया। उसके हाथ में एक चिपटा और लंबा सा बक्स था। वो उसके पीछे चलने लगा। दरवाजे पर मौजूद आदमी ने फ़ौरन ही दरवाज़ा खोल लिया और वो दोनों बाहर निकल आए। यहाँ उसकी स्याह गाड़ी मौजूद थी। स्टीयरिंग पर बहुत बैठा था और उसके हुक्म में आने वाला पिछली सीट पर गाड़ी का इंजन जागा और वो मुतहरिक हो गई। 15 मिनट में वो शहर के बस में थे। क्या हम जी सैका चल रहे हैं बॉस? हाँ, उसने गराई हुई आवाज़ में जवाब दिया। 5 मिनट बाद उसने जी सेका के सामने वाले फुटपाथ से लगाकर गाड़ी रोक दी और बोला, वो लोग जैसे ही शाम को लेकर निकले, तुम्हें एक फायर करना है। गोली उन लोगों के सरों पर से गुजरनी चाहिए। बॉस के शाम की ज़ुबान खामोश नहीं करनी। नहीं बॉस, उन लोगों को खौफज़दा करना है। फायर करते ही तुम वापस ठिकाने की तरफ रवाना हो जाओगे। और आप बॉस, मेरी फिक्र मत करो, जो कहा जा रहा है वैसे ही करो, समझे? उसने कहा और गाड़ी का दरवाज़ा खोलकर नीचे उतराया। अब वो जे सेका के मुहालिफ चल रहा था। फिर उसने सड़क क्रॉस की और जे सेका नाइट क्लब के बराबर वाले बंगले की दीवार के पास रुक गया। अंदाज ऐसा था जैसे कुछ याद आने पर ठटका हो। फिर वो गेट की तरफ बढ़ा और बड़े इत्मीनान से बंगले के गेट से अंदर दाखिल हो गया। बंगले की ऊपरी मंजिल पर रोशनी थी, निचला हिस्सा तारीक था। शायद सर्दी की शिद्दत ने उनके मकीनों को बिस्तरों में घुसने पर मजबूर कर दिया था। वो चहार दीवारी से लगकर चलता हुआ इस तरफ आ गया जहाँ जे सेका नाइट क्लब की 4 दीवारी इस बंगले की दीवार से मिल जाती थी।
उसने एक नज़र आसपास डाली और इस तरह नीचे बैठे जैसे कोई चीज़ उठाना चाहता और फिर उछला और हैरत अंगेज तौर पर बुलंद होता चला गया। जैसे कि नाइट क्लब की चार दीवारी बोर करके वो दूसरी तरफ घास में जा गिरा। वो पंजों के बल गिरा था और फिर फुर्ती से उठकर झाड़ियों की तरफ दौड़ पड़ा। इस हिस्से में ज़्यादा रोशनी ना थी क्योंकि जहाँ होटल का होटल का कूड़ा और खाली डिब्बे, बोतलें और कार्टन वगैरह पड़े थे और वो झाड़ियों की आड़ लेकर बढ़ता रहा। जब माउंट की रोशन हिस्से के करीब पहुंचकर वो रुक गया। सामने क्लब के बरामदे में कई पुलिस वाले खड़े थे। उनके करीब एक गाड़ी खड़ी थी जिसमें मुतअद्दिद अफराद मौजूद थे। ये पुलिस ट्रक था और 3 मुसल्लह पुलिस वाले इसमें मौजूद थे। कुछ देर बाद अंदर से कोई पुलिस वाले बरामद हुए। उनके साथ कई आदमी थे जिनके हाथों में हथकड़ियाँ लगी हुई थी और उनको भी ट्रक में सवार कर दिया गया और वो ट्रक रवाना हो गया। उसने चौकन्नी नज़रों से चारों तरफ का जायजा लिया और झाड़ियों से निकलकर बरामदे के प्लेटफार्म की आड़ में झुककर चलता हुआ दूसरी तरफ रोशनी के किनारे लगी हुई मेहंदी की बाड़ को फैलाकर दूसरी तरफ घास में लेट गया। अब वो सीने के बल तेज़ी से खिसक रहा था। चंद गज खिसकने के बाद वो रुक गया। अब वैसे हिस्से में मेहंदी की बाड़ के पीछे लेटा हुआ था कि बरामदे से उतरकर रविश पर आने वाले उसके करीब से गुजरते। अभी इसे लेटे चंद ही लम्हे हुए थे कि कदमों की चाप उभरी और कई आदमी बरामदे से उतरकर रविश पर आ गए। उसने बड़ी मोहतात अंदाज में सर उठाकर देखा। वो 6 आदमी थे। सादा लिबास में थे, 3 वर्दियों में और छठा फर्द साम था। जिसे का नाइट क्लब का मालिक। उसके हाथों में हथकड़ियाँ लगी थी और वो जीप की तरफ बढ़ रहे थे। दफातन फिजा एक फायर की आवाज़ से गूंज उठी और वो लोग बड़ी तेज़ी से ज़मीन पर लेट गए। फिर उन्हीं में से किसी ने सड़क की सिर्फ 2 फायर झोंक दिए। उससे फिर वजूद ने फुर्ती से जेब से स्याह रंग का गोल छोटा सा डिब्बा निकाल कर खोला और उसे उल्टा करके उसने से छोटी सी सेंध निकाली। इसमें सुनहरी रंग का कोई स्याल भरा था। स्याल उस सेंध में भरने के बाद दाने हाथ में पकड़ी और मेहंदी की बाड़ को चीरकर ज़रा आगे बढ़ा। बाढ़ के करीब ही सामने लेटा हुआ था। उसका रुख सड़क की तरफ था और बरामदे से आने वाली रोशनी में वो उसे आसानी देख सकता था। उसने बाढ़ के करीब फैले हुए साम के बाजू में सेंध की नोक बड़ी बेदर्दी से घुसेड़ दी। फिर इससे पहले कि साम की चीख दूसरे को अपनी तरफ मुतवज्जा करती, साम बाजू खींचता उसने सिरिंज के लीवर को पुश किया और इतनी ही तेज़ी से सिरिंज खींच ली। सियाल साम के जिस्म में इंजेक्ट हो चुका था। उसने सिरिंज बॉक्स में डालकर उसे अंदर की जेब में रखा और साम किसी तेज़ी से आगे रेंगने लगा। अपने पीछे वो साम की करानी की आवाज़ें सुन रहा था। 3-4 गज़ आगे बढ़ने के बाद वो उठकर दौड़ने लगा। इस तरफ अंधेरा भी था और बाढ़ उस तरफ इस तरह उगमी शीशे की तरफ मुड़ी थी कि पुलिस वाले उसको नहीं देख सकते थे। अभी वो चंद ही कदम दौड़ा था कि कोई उस पर आ पड़ा। बूंदे मुँह घास पर गिरकर किसी बफरे हुए सांप की तरह पलटा था। करीबन 15 मिनट बाद जैसे का नाइट क्लब पहुंच गया। इमरान की हिदायत के मुताबिक उसने क्लब को घेरे में ले लिया। फिर इमरान की हिदायत पर ही उसने क्लब के अमले को गिरफ्तार कर लिया। जब गिरफ्तार शुदा अफराद को पुलिस वाले ट्रक में बिठा चुके तो इमरान से मुखातिब हुआ, कहीं कोई मुदाखलत मत करा देना, फिक्र मत करो, करकरी होगी तो छान पटक मेरे ज़िम्मे। ज़हीरा कहाँ है? बस अब उसी तरफ चलेंगे। इमरान ने कहा, तुम साम की हथकड़ियाँ लगा दो। फ्याज ने एक सब इंस्पेक्टर को इशारा किया। उसने साम के हाथों में हथकड़ियाँ डाल दी। वहाँ अब साम, इमरान, जोसेफ और फ्याज के अलावा 2 सब इंस्पेक्टर थे। अब मेरे साथ आओ, इमरान ने कहा और साम की महसूस कुर्सी हुक्म वाली अलमारी का दरवाज़ा खोल दिया। अंदर अलमारी की तरह खाने नहीं थे बल्कि तहखानों का रास्ता था। वो सब इमरान के पीछे तहखाने में उतर गए और नीचे पहुँच कर फ्याज की आँखें हैरे से फटी की फटी रह गईं। ये एक बड़ा हाल था। इसमें चारों तरफ बड़ी बड़ी रैकें बनी हुई थी और उनमें पॉलीथीन की थैलियों में पैक कुछ चीज़ ऊपर तले भरी हुई थी। बड़े बड़े ड्रम भी रखे हुए थे और प्लास्टिक की बोरी नुमा थैली भी। फ्याज और उसकी माता धैर्य से एक एक चीज़ को देख रहे थे। क्या ये सब चर्स और हीरोइन है? फ्याज इमरान का शाना दबाते हुए पूछा। नहीं, ये चंद हलवाई का कलाकंद और बंद और हिंदू हलवाई की पिस्ते की बर्फ़ी है सुपर। अरे, इमरान इतना बड़ा ज़हीरा शायद ही पकड़ा गया हो। फ्याज गुस्सत भरे लहजे में बोला, आप देख लिया ना। इमरान ने कहा, बाहर चलो और अमानत सील कर दो। यकीनन आबारी नुमाइंदों को मत भूला सुपर। ये भी कोई भूलने वाली बात है? अब क्या करना है? फ्याज ने पूछा। अमानत सील कर आकर पहरा लगवा दो और मुजरिमों को हेडक्वार्टर पहुँचाओ। शाम को भी। हाँ, शाम का केस ब्लैक सर्कल के साथ फ्रेम होगा। मुंशियात के हर पैकेट पर तुमको 3 दायरे बने हुए मिलेंगे। फिर तो ये आमना के कत्ल के बारे में भी बता सकेगा। नहीं, वो इसका काम नहीं। इमरान ने कहा, तुम वही करो जो मैं कह रहा हूँ, ठीक है? फ्याज ने सर हिला दिया। रवाना हो जाओ, इमरान ने कहा और दरवाजे की तरफ कदम बढ़ा दिए। वो लोग बरामदा तय करके रविश पर आ गए। उनका रुख पुलिस जीप की तरफ था मगर उस तक पहुँचे से पहली सड़क की तरफ से एक फायर हुआ। इमरान ने साम और फ्याज को धक्का दिया और खुद भी मेहंदी की बाढ़ के करीब गिर पड़ा। साम के आगे बाढ़ के करीब गिरा था और फ्याज उसके बराबर लेटा था। इमरान ने देखा फ्याज ने रिवाल्वर निकाला और फिर इधर पे 2 फायर सड़क की तरफ झोंक दिए। फ़ौरन ही एक गाड़ी का इंजन जागा और वो बड़ी तेज़ी से दौड़ती चली गई। ठीक उसी लम्हे इमरान ने साम की चीज़ सुनी। फिर वो बुरी तरह तड़पने लगा। वो अपना एक बाजू दबाए हुए था। इमरान उससे मुतवज्जा हुआ कि ऐसा महसूस हुआ जैसे बाढ़ की दूसरी तरफ कोई रेंग रहा हो। इमरान ने आंखें फाड़ फाड़ कर देखना चाहा मगर बाढ़ की दूसरी तरफ वजूद को वो ना देख सका। वो बड़ी तेज़ी से उठा और बाढ़ फैलांग लिया। वो स्याह वजूद को देख सकता था जो उठकर तेज़ी से दौड़ रहा था। इमरान उसके पीछे भागा
और कलाबाजी खाकर उसके ऊपर जा गिरा और वो एक दूसरे से लिपट पड़े। इमरान का घोंसा उसके जबड़े पर पड़ा। स्याह वजूद के होंठों से कराह निकल गई। क्लब की तरफ से आने वाली रोशनी में वो उसके मुर्दे की तरह सफ़ेद और स्वार चेहरे को बाखूबी देख सकता था। फ़ौरन उसके जहन में साम का बयान उभरा, तो ये उसका बॉस है। इमरान ने सोचा और उसे गुस्सुनों पर रख लिया। वो 2-4 उसने भी खाए थे। हरीफ बेहद ताकतवर और 10 ब 10 लड़ाई में माहिर मालूम होता था। एक मरतबा इमरान की ढीला पड़ते ही उसने टांगों से इमरान को चाल दिया। इमरान उठता हुआ कमर के बल फूलों की क्यारी में गिरा। वो सफ़ेद दूसरा लिबास वाला बिजली की तरह उठा और क्लब के ऊपरी हिस्से की तरफ दौड़ने लगा। इमरान पीछे की ताकों में दौड़ा था। फिर उसने जिस लगाई उस पर जा गिरा। इमरान महसूस कर रहा था कि वो सफ़ेद रोल लड़ने की बजाय अब भाग निकलने की कोशिश कर रहा था। सफ़ेद रो ने फिर उसे उछालना चाहा, मगर इस मरतबा वो कामयाब ना हो सका, क्योंकि इमरान ने उसका पंजा दबोचा हुआ था। वो उछल कर उसके करीब ही गिरा था। सफ़ेद वजूद का हाथ उसकी जेब से निकल गया था, मगर उसका दस्ताना इमरान के हाथ में रह गया। फिर इमरान उठ ही रहा था कि उसके कोल्हों पर ठोकर पड़ी। वो घास पर ढेर हो गया। जब तक वो दोबारा उठता, सफ़ेद रो क्लब की उकब वाली इमारत के नीचे 4 दीवारी के करीब पहुंच चुका था। मैं जा रहा हूँ, उसकी कनकती हुई आवाज़ वहाँ गूंजी। फिर इमरान ने देखा कि वो अकड़ों बैठकर उछला और तेज़ी से बुलंद होता चला गया। 2 मंजिला इमारत की छत तक पहुँचते ही उसने छत से बाहर निकले हुए गंदे पानी की निकासी के पाइप को पकड़ लिया। उसने इमरान की तरफ देखकर हाथ हिलाया और निगाहों से ओझल हो गया। हैरत अंगेज़ फ्याज की आवाज़ आई। इमरान कराहता और खड़ा हुआ। अब अपने फिंगरप्रिंट्स के अमले को बुलवाओ सुपर। इमरान उसे करीब पहुँचकर बोला, वो क्यों? गंदे पानी के पाइप और छत की मंडेर से उसके फिंगरप्रिंट्स उठवाने के लिए। इमरान ने हाथ में पकड़ा और दस्ताना उसके सामने नचाते हुए कहा। इमरान दानिश मंजिल पहुंचा तो कई इतलात उसकी मुंतज़िर थी। ब्लैक ज़ीरो भी वहाँ मौजूद। उसे देखते ही इमरान के चेहरे पर इत्मीनान की लहर दौड़ गई। कहाँ गायब थे काले सिफर? आप ही एक हुक्म की तामील कर रहा था जनाब, ब्लैक ज़ीरो ने संजीदगी से कहा। फिर क्या रहा? इमरान ने जूते उतार कर एक तरफ डालते हुए पूछा। कामयाबी अब आप मुजरिम तक पहुँच सकते हैं। वो कैसे? काले सिफर मिम्मा ना भगारा कर। मैंने फैक्ट्री की चौकीदार से दोस्ती गांठ ली थी एक ही दिन में। हाँ जनाब। वो शराब का शौकीन है और मैंने 2 बोतलें उसकी नज़र कर दी थी बस। फिर मेरे से ज़्यादा सच्चा और मुखलिस दोस्त उसका कौन हो सकता था? आगे बोल। बेकीमत दायरे। वो सेठ महमूद अली का बहुत पुराना नौकर है, 30 साल पुराना, महमूद अली के बाप के ज़माने से। उसके बयान के मुताबिक महमूद अली का बाप बहुत अमीर आदमी था। सरदारगढ़ के मोअज़्ज़िज़ीन में इसका शुमार होता था, जबकि महमूद अली आवारा और अय्याश था। महमूद अली ने बाप के मरते ही सारी दौलत अय्याशी और शराब नोशी में ख़त्म कर दी। उसकी माँ इसी गम में मर गई। ये अब से 10 साल पहले का वाक़या है। माँ के मरने के बाद महमूद अली ने बीबी को चिल्लाना चाहा था, मगर वो शरीफ औरत तलाक लेकर अलग हो गई। उसके बाद सेठ महमूद अली ने सरदारगढ़ की एक बेवा पर दौरे डाले और उसे अपने दाम में उलझा लिया। उस बेवा औरत ने महमूद अली से ताल्लुकात कायम होने के 8-10 माह बाद ही खुदकुशी कर ली थी। पुलिस रिपोर्ट के मुताबिक वो चूँकि हामला हो गई थी, इसलिए उसने खुदकुशी कर ली, मगर मरते वक्त वो सारी जायदाद महमूद अली के नाम कर गई थी। इसके बाद महमूद ने दूसरी बेवा औरत से ताल्लुकात बनाए और वो भी 1 साल के अंदर अंदर खुदकुशी करके मर गई। उसने भी तमाम नकद रुपया और जायदाद महमूद अली के नाम कर दी थी। इस तरह से 5 साल में 6 बेवा औरतों की दौलत हत्या आई। उनमें से 1 से बाकायदा शादी की और 5 दाश्ता के तौर पर उसके साथ रही थी। 6 में से 4 खुदकुशी करके मर गई, 1 का एक्सीडेंट हो गया और 6ठी झील में डूब कर मर गई। बेदरपे वारदातों से पुलिस को शुबा हुआ कि महमूद अली का इसमें हाथ है, मगर 1000 कोशिश के बावजूद कोई सबूत महमूद अली के खिलाफ न जा सका। इसी दौरान आधी से ज़्यादा जायदाद उसने अपनी अय्याशी और जुए की नज़र कर दी। फिर अचानक वो सरदारगढ़ से गायब हो गया। गायब होते वक्त बैंक में उसका कुल सरमाया 50,000 रुपया था और 1 लाख उसने जायदाद फरोख्त करके हासिल किया था। इसके अलावा उसके पास और कोई चीज़ नहीं, जिसके एक पड़ोसी ने उसे सरदारगढ़ से सरहदी इलाके की तरफ जाने वाली बस में सवार होते देखा था। उसके बाद सरदारगढ़ वालों को उसके बारे में कोई इल्म नहीं कि उसका क्या बना। हाँ, इमरान ने तफसील सुनकर सर हिलाया और बोला, चौकीदार इतनी बातें जानने के बावजूद जिंदा है क्या? ये हैरत अंगेज़ नहीं? हाँ, मैंने उससे इस बारे में पूछा था। उससे कहना है कि जब महमूद अली ने जायदाद फरोख्त की तो उसे भी अलग कर दिया। अभी 1 साल कबल ही उसने यहाँ फैक्ट्री में नौकरी की है और 3-4 माह पहले उसे इल्म हुआ कि फैक्ट्री का मालिक उसका साबका मालिक महमूद अली है। महमूद अली का असल नाम शेर अली है और सरदारगढ़ में सब उसे शेर अली की हैसियत से जानते हैं। यही तो मैं सोच रहा था कि अखबारात में उसकी तस्वीरें छपती रहीं, फिर भी उसे किसी ने शनाख्त क्यों ना किया। जब वो सरदारगढ़ से गायब हुआ, इस वक्त तो दुबला पतला नौजवान था। ये तस्वीर देखिए। ब्लैक ज़ीरो ने एक तस्वीर उसके सामने रखते हुए कहा, मौजूदा महमूद अली और उस तस्वीर में काफ़ी फ़र्क है। ठीक है, अब मैं पुरयकीन हूँ कि हमारा शिकार सेठ महमूद अली ही है। आप उस पर हाथ कब डालेंगे? वो काफ़ी बारसू है, जब तक सबूत ना हो कुछ नहीं किया जा सकता। हाँ, ये बात तो है, ब्लैक ज़ीरो ने कहा। वो ज़हीन आदमी सरदारगढ़ की पुलिस भी सबूत हासिल करने में नाकाम हो चुकी है। अब एक सवाल ये भी है कि उसका ताल्लुक ब्लैक सर्कल से कैसे हुआ होगा? मुमकिन है ब्लैक सर्कल वालों ने सरदारगढ़ वाली वारदातों के बारे में कोई सबूत हासिल कर लिया और उसी कारोबारी
और उसी का दबाव देकर ब्लैकमेल करके उसे अपने साथ मिला लिया हो, ऐसा हो सकता है। ज़रा फ़ोन उठाओ, मैं जूलिया से रिपोर्ट ले लूँ, चाय लाओ। ब्लैक ज़ीरो ने फ़ोन इमरान को पकड़ाते हुए पूछा। साथ में खानों को भी कुछ होना चाहिए, शाम को डिनर भी नहीं कर सका मैं। इमरान ने फ़ोन घुटनों पर रखकर नंबर डायल करते हुए कहा और ब्लैक ज़ीरो कमरे से चला गया। हेलो, इट इज़ जूलिया स्पीकिंग। दूसरी तरफ से रब्ता कायम होते ही जूलिया की आवाज़ सुनाई दी। एक्स टू क्या रिपोर्ट है जूली? बहुत अहम जनाब, जूलिया की आवाज़ आई। नुमानी ने रिपोर्ट दी है कि शहबाज कत्ल किया जा चुका है जनाब। तफसील जूलिया। शहबाज अपने दफ्तर से निकलकर प्लाजा गया था। वहाँ जैसे ही पार्किंग लॉट में उसने गाड़ी रोकी, एक स्याह ओवरकोट वाला उसकी गाड़ी की अगली सीट पर बैठ गया और गाड़ी रवाना हो गई। नुमानी उनके ताकुब में था। शहबाज वहाँ से अपने उसी रिहाइश गाह पहुँचा जैसे वो अयाशी के लिए इस्तेमाल करता है। नुमानी बाहर इंतज़ार करता रहा, मगर जब 1 घंटे बाद भी वो बाहर ना निकला तो बंगले में दाखिल हो गया और वहाँ उसे शहबाज की लाश देखी। और वो ओवरकोट वाला क्या हुआ? वो दाखिले के आधे घंटे बाद ही शहबाज की कार लेकर चला गया था। उसका ताकुब ना करके नुमानी ने गलती की है। इमरान घर आया। मेरा भी यही ख्याल है जनाब। बहरहाल नुमानी के बयान के मुताबिक एक कमरे में सेफ भी था और वो खाली पड़ा था। गालिबन डाके का रंग देने के लिए ओवरकोट वाला तिजोरी से सब कुछ निकाल कर ले गया है। ठीक है, तनवीर की रिपोर्ट बताओ। करमानी ने खुदकुशी कर ली है जनाब। उसी जेब से जो खत मिला है उसने लिखा है कि मैंने मुल्क और कौम से गद्दारी की थी और अब मेरा ज़मीर चैन नहीं लेने दे रहा, इसलिए खुदकुशी कर रहा हूँ। तहरीर उसी के हाथ की है जनाब। चौहान क्या कहता है? क्या सेठ इरशाद भी ख़त्म हो गया? इमरान ने झल्ला कर पूछा। जी नहीं जनाब, सबसे अहम रिपोर्ट उसी की है। जूलिया ने कहा। सरेशाम सेठ इरशाद अली होटल अलास्का गया। वहाँ से उसने किसी को फ़ोन किया। फ़ोन करने के 10 मिनट बाद वो पैदल ही होटल से निकला था। होटल से 1 फरलांग के फासले पर उसके लिए एक लंबी सी कार मौजूद थी। उसी बैठते ही वो वहाँ कार से रवाना हो गया। चौहानी बड़े एहतियात और होशियारी से उनका ताकुब किया और वो अब इस बात से वाकिफ़ है कि कार सेठ इरशाद को लेकर कहाँ गई थी। रुका मत करो, इमरान ने कहा। आज की रात बहुत अहम है और वक्त बहुत कम है। वो कार महमूद केमिकल फैक्ट्री गई थी। तरीक़ाकार ये था कि शहर से निकलने के बाद वो फैक्ट्री एरिया का पौधा चक्कर लगाकर फैक्ट्री के उगबे हिस्से में 4 दीवारी के पास रुक गई। महमूद केमिकल फैक्ट्री की उगबी 4 दीवारी में एक दरवाज़ा है। सेठ इरशाद को उसी दरवाजे से अंदर ले जाया गया। चौहान अब तक वहाँ है और उस दौरान वो कार 3 चक्कर लगा चुकी है। वेरी गुड न्यूज़, इमरान ने कहा। सिद्दीकी क्या बता रहा है? सिद्दीकी की रिपोर्ट के मुताबिक सेठ महमूद अली अपने शॉपिंग सेंटर से सीधा घर गया और अब तक बाहर नहीं निकला। खिड़की में से वो पर्दे पर उसका साया देख सकता है। हाँ, इमरान की आंखें चमकने लगी। फिर वो बोला, सफदर वापिस आ चुका होगा, अब उसे भी चौहान के पास रवाना कर दो। साथ ही चौहान को भी मतला कर देना। बहुत बेहतर जनाब। वैसे क्या आपको साहब के बारे में इल्म है? हाँ, उसे इमरान ने कैप्टन फयाज के हवाले कर दिया है। और कोई हुक्म जनाब? अपने तमाम साथियों को तैयारी का हुक्म दो। मैं किसी भी वक्त उनको तलब कर सकता हूँ। अभी मतला कर देती हूँ जनाब। ठीक है, इमरान ने कहा और राब्ता मुनक़ता कर दिया। छापा मारने का इरादा है क्या? ब्लैक ज़ीरो ने पूछा। वो चाय लेकर आ चुका था। हाँ, मैं सोच रहा हूँ इससे पहले कि महमूद अली होशियार हो हमें पहल कर देनी चाहिए। मैं तैयारी करूँ? नहीं, इमरान ने ट्रे में से बिस्किट लेते हुए कहा। कैप्टन फयाज को आगे बढ़ा लूँगा, गोया ये केस हमारा नहीं रहा। ब्लैक ज़ीरो ने चाय बनाते हुए कहा। नहीं, केस हमारा ही है, मगर उसे मैं फयाज के सर थोपना चाहता हूँ क्योंकि ब्लैक सर्कल वालों को मैं होशियार नहीं करना चाहता। आपका मतलब है कि महमूद अली असल बॉस नहीं, यूँ ही समझ लो। वो कौन हो सकता है? कोई तो होगा, इमरान ने कहा और चाय पीने लगा। अब क्या प्रोग्राम है? मैं फयाज को फ़ोन कर रहा हूँ, इमरान ने कपड़े में रखकर दोबारा नंबर डायल करते हुए कहा। कैप्टन फयाज फ्राम इंटेलिजेंस ब्यूरो। राब्ता कायम होते ही फयाज की आवाज़ आई। इमरान को यकीन था कि शाम के सिलसिले में वो भी ऑफिस ही में मसरूफ़ होगा। क्या हाल है सुपर? इमरान ने कहा। आओ इमरान, बहुत अच्छे वक्त पर फ़ोन किया। फयाज की मुस्तरिब आवाज़ आई। कोई खास बात? हाँ, शाम गूंगा बन गया, उसकी कुव्वत गोयाई ख़त्म हो गई है। ये कैसे मुमकिन है? मैंने डॉक्टरी मुआयना कराया है। डॉक्टर शम्सी का कहना है कि अचानक गले की रगें फूल गई हैं और गदूद पर वम आ गई है, इसलिए वो 1-2 हफ्ते बोलने के काबिल नहीं हो सकेगा। वजह भी तो बताई होगी। सान के एक बाजू में इंजेक्शन का निशान है। जब वो क्लब में बाढ़ के पास गिरा था उसी वक्त उस सियाह लिबास वाले ने कोई चीज़ उसके बाजू में इंजेक्ट कर दी थी। उसे लॉकअप में डाल दो और बताओ वहाँ से फिंगरप्रिंट्स उठवाए। हाँ, उठवा लिए गए हैं। एक हाथ की पूरी उंगलियों के निशानात मिल गए हैं, फयाज ने बताया। गुड, इमरान ने कहा। अब गौर से सुनो, तुमको महमूद केमिकल फैक्ट्री पर छापा मारना है क्या? दूसरी तरफ से फयाज की तहैयर हमें आवाज़ सुनाई थी। क्या मुझे नौकरी से निकलवाना है? बकवास मत करो, इमरान घर आया। गौर से सुनो, महमूद केमिकल पर छापे की इतला तुम्हारे अलावा किसी और के इल्म में नहीं आनी चाहिए। कम से कम 100 आदमी की ज़रूरत होगी। केमिकल फैक्ट्री के उगबे हिस्से की खास निगरानी करनी है, मगर वहाँ क्या है, मुंशियात? दूसरी तरफ से फयाज ने पूछा। नहीं, वो ब्लैक सर्कल वालों का कुबाहाना है। शहर की अगवा-शुदा तमाम लड़कियाँ तुमको वहाँ मिल जाएंगी। ओहो इमरान, क्या तुम सच कह रहे हो? हाँ, 100% सच। तुम भी साथ होगे? लाजमी बात है। इसका मतलब है महमूद ही करता धरता है। हाँ, मगर उस तरफ नहीं जाना। डैडी, मेरा मतलब है तुम्हारे डैडी को मुतला कर दूँ, कोई ज़रूरत नहीं, इमरान ने कहा।
कितनी देर में तैयारी कर सकोगे? मैं 2 बजे रवाना हो जाऊँगा, बहुत एहतियात की ज़रूरत है। इमरान ने कहा, फैक्ट्री का पता मालूम है ना? हाँ, मैंने वो देखी हुई है। गुड, मैं ऊपरी दरवाजे पर ही मिल जाऊँगा, इमरान ने कहा और सिलसिला मुनक़ता कर दिया। फिर ब्लैक ज़ीरो से बोला, तो महमूद अली की रिहाइश गाह चले जाओ, मुझे उम्मीद है अब वो वहाँ नहीं होगा। फिर मैं वहाँ क्या करूँगा? फैक्ट्री पर छापे के बाद शायद वो फ़रार होकर वहाँ पहुँचे, तुमको उस पर नज़र रखनी है, ठीक है? ब्लैक ज़ीरो ने सर हिला दिया। शहर से बाहर निकलते ही कैप्टन फयाज ने ट्रांसमीटर ऑन कर दिया और बोलने लगा, हेलो ऑल अलर्ट, तुम लोगों को महमूद केमिकल फैक्ट्री पर छापा मारना है। इंस्पेक्टर जमशेद और इंस्पेक्टर यूनस 50 सिपाहियों के साथ फैक्ट्री के अगले हिस्से से अंदर दाखिल होंगे। बकिया लोग मेरे साथ पिछले हिस्से को घेरेंगे। फैक्ट्री में भी जो मिले उसे गिरफ्तार करना है, भागने वालों को गोली से उड़ा देना, समझ गए? यस सर। ट्रांसमीटर से कई आवाज़ें आईं, अब तुम लोग आगे रवाना हो जाओ। फैक्ट्री मेन रोड पर ही है, फयाज ने कहा। मैंने देखी है जनाब, इंस्पेक्टर यूनस की आवाज़ आई। बहुत खतरनाक मुजरिम है, बेहद होशियारी की ज़रूरत है। आप इत्मीनान रखें सर, हम पूरी एहतियात रखेंगे। ओके, फयाज ने कहा और ट्रांसमीटर ऑफ किया और अपनी जीप के ड्राइवर को गाड़ी फैक्ट्री एरिया में दाखिल होने वाली रोड पर मोड़ने की हिदायत देने लगा। चारों तरफ गहरी तारीकी थी। ये एरिया जो कि ज़ेरे तामीर था और पूरी तरह से अभी एक आधी फैक्ट्री का काम शुरू हुआ था, इसलिए हर तरफ तारीकी थी, चांद भी नहीं था। आसमान बादलों से ढका हुआ था, जिसकी वजह से तारीकी गहरी हो गई। फयाज अंधेरे में आंखें फाड़ फाड़ कर देख रहा था। दफातन सड़क के दरमियान में कोई दोनों हाथ उठाए खड़ा नजर आया। रोको, गाड़ी रोको, फयाज ने कहा और ड्राइवर ने जीप रोक दी। पीछे आने वाला ट्रक भी रुक गया। सड़क पर खड़ा होने वाला करीब आ गया। हेलो सुपर, ठीक वक्त पर आ गए हो। फयाज को इमरान की आवाज़ सुनाई दी और वो सांस लेकर रह गया। आ जाओ। और उसके साथ ही वो चढ़कर फयाज के बराबर बैठ गया। गाड़ी हरकत में आ गई। जैसे ही एक जगह इमरान ने गाड़ियाँ रुकवाई, फिजा में किसी उल्लू की करेहा आवाज़ गूंजती चली गई। जवाबन इमरान की अलग से भी ऐसी आवाज़ 2 मरतबा निकली और फयाज चौंक गया। इससे कबल कि वो कुछ कहता, तारीकी से 2 साए निकलकर उनके करीब आ गई। क्या रिपोर्ट है? इमरान ने पूछा। अभी वो कार अंदर गई है जनाब। आने वालों में से एक ने बताया। उसका लहजा ऐसा था जैसे आवाज़ बिगाड़ कर बोलने की कोशिश की गई हो। फयाज उसे शिनाख्त ना कर सका। अपनी जगह वापस आ जाओ, मदाखलत की ज़रूरत नहीं, हिदायत पर अमल करना बहुत बेहतर जनाब, उनमें से एक ने कहा और वो दोनों वापस तारीकी में मदम हो गए। कौन लोग थे? फयाज ने पूछा। आम खाने से मतलब है या पेड़ गिनने से? इमरान गराया। अच्छा नाराज़ मत हो, फयाज ने कहा। बताओ क्या करना है? इंतज़ार करो, जैसे ही तुम्हारी मेन रोड वाली पार्टी हमला करेगी वो उसी तरफ से भाग निकलने की कोशिश करेंगे। इसका मतलब है कि मैं आदमी फैला दूँ? हाँ बिल्कुल। उनसे कहो आड़ लेकर खड़े हो जाएं और अंदर से निकलने वाला कोई एक आदमी भी फरार ना होने पाए। भागने वालों को मार गिराने की इजाज़त है, ठीक है? कोई भी फरार होने की कोशिश ना करे। उसके साथ ही जो लोग निकले उनको फयाज ने आवाज़ दी, वरना गोली मार दी जाएगी। फयाज ने मेगाफोन पर चीख कर कहा, लाइटें जलाओ। उसकी आवाज़ के साथ ही ट्रक पर से सर्च लाइट रोशन हो गई और वहाँ उजाला फैल गया। इमरान सोच रहा था कि फयाज ने कलबंदी की है जो सर्च लाइट रखवा लाया था। अब फैक्ट्री के अंदर से भी फायरिंग की आवाज़ें आने लगी थी। फिर कोई स्टेन गन गरजने लगी। अब हमें अंदर दाखिल होना चाहिए, इमरान ने फयाज से कहा। दरवाज़ा बंद हो गया है तो तोड़ना पड़ेगा। तोड़ डालो, सोच क्या रहे हो? इमरान ने कहा और फयाज अपने आदमी को हिदायतें देने लगा। दरवाज़ा पुलिस वालों ने तोड़ डाला। जैसे दरवाज़ा अंदर गिरा, कई फायर होने हुए, 2 एक पुलिस वाले गिरे। बकिया फायरिंग करते हुए अंदर घुसते चले गए। अंदर से सख्त मज़ाहमत हो रही थी। उन लोगों के पास टेन गने तो राइफलें भी। आधे घंटे के मुकाबले के बाद उन लोगों ने हथियार डाल दिए। तादाद में वो 14 आदमी थे, जिनमें से 7 हलाक हो गए और 4 जख्मी थे। 3 वो थे जो कमरे के अंदर से फायरिंग कर रहे थे और जख्मी होने से महफूज रहे थे। इन सब की हथकड़ियाँ लगा दी गई। जहाँ की तलाशी लो, जो भी हो गिरफ्तार कर लो। फयाज ने अपने सिपाहियों को चीख कर हुक्म दिया। सिपाही राहदारी में फैल गए। कमरों में से निशानी आवाज़ें बुलंद होने लगी। तुम्हारा बॉस कहाँ है? इमरान ने उन तीनों में से एक से पूछा जो जख्मी होने से रह गया था। वो उसने खौफजदा अंदाज में चक्करदार जीने की तरफ देखते हुए कुछ कहना चाहा था। हाँ बोलो, कहाँ है वो? ऊपर कमरे में। आओ, 3 इंस्पेक्टर मेरे साथ आए। फयाज इमरान और इंस्पेक्टर से कहा और चक्करदार जीने तय करने लगा। जिससे उन्होंने पूछा था वो उनके साथ था। एक कमरा बोस का। उसने ऊपर पहुंचकर एक कमरे के सामने रुकते हुए कहा और वो लोग दरवाज़ा खोलकर अंदर घुस गए। कमरा खाली पड़ा हुआ था। ये कमरा बॉस का है। उसने ऊपर पहुंचकर एक कमरे के सामने रुकते हुए कहा और वो लोग दरवाज़ा खोलकर अंदर घुस गए। कमरा खाली पड़ा था। यहाँ तो कोई नहीं। फयाज उसकी तरफ मुड़ते हुए कराया। मैं सच कहता हूँ बॉस इसी जगह बैठता। जुमला अधूरा ही रह गया। एक ज़ोरदार धमाका हुआ। पूरी इमारत काम कर रह गई। धमाके की आवाज़ उकबी सिमत से आई थी। इमरान खिड़की की तरफ झिपटा। फयाज भी इसी तरफ दौड़ा। इमरान ने खिड़की खोलकर नीचे झांका। उकबी 4 दीवारी टूटी हुई थी और एक बड़ी सी गाड़ी टूटी हुई दीवार अबूर करके बड़ी तेज़ी से दौड़ती हुई मेन रोड की तरफ बढ़ी जा रही थी। निकल गया। फयाज बड़बड़ाया। जाएगा कहाँ? इमरान ने कहा। चलो नीचे चलते हैं, जाहिर है अब यहाँ क्या मिलेगा? इमरान ने कहा और मेज़ पर से एक फाइल उठाए हुए आगे बढ़ा। वो नीचे आ गए। यहाँ गिरफ्तार शुदा आदमी और लड़कियाँ मौजूद थी। फयाज उनको देखकर हैरत में पड़ गया। वो तादाद में 100 के लगभग थे। हर एक लखपति था और उनका शुमार शहर के मोअज़्ज़िज़ीन में होता था। लड़कियाँ 100 से ऊपर थे। उनमें से कई चेहरे उसे शनासा लगे। वो शहर के बहुत से मोअज़्ज़िज़ अफराद और हकाम की लड़कियाँ थीं।
उनकी गुमशुदगी की रिपोर्टें मुख्तलिफ थानों में दर्ज थी और अब तक उनका सुराग नहीं मिल सका था। फ़याज़ ये सोचकर कांप गया कि इन लड़कियों को अगवा करके पेशा कराया जाता था, ज़बरदस्ती असमत फ़रोशी कराई जाती थी। उन मुअज़्ज़िज़ीन शहरियों में से किसी ने फ़याज़ से पूछ-गछ करना चाहिए थी, मगर एक तो वो खुद लड़कियों को देखकर उन पर तोड़े गए मुज़ालिम की वजह से काम किया था और गुस्सा आ रहा था, दूसरे उसने इमरान का चेहरा भी लाल सिकंदर होता देख लिया, इसलिए उसने उन लोगों को बड़ी नफ़रत और हकारत से झड़क दिया था। इन सब के हाथों में हथकड़ियाँ डाल दो, लड़कियों के हाथों में हथकड़ियाँ नहीं लगेंगी। इमरान ने दखल दिया था और फ़याज़ के इशारे पर ऐसा ही किया गया। मैं रहमान साहब को बुलवा लेता हूँ। फ़याज़ ने इमरान को अलग ले जाकर कहा, ये बड़े बड़े लोग हैं, मेरा जीना हराम कर देंगे, कहीं उल्टा केस मुझ पर ना बना दे। लड़कियां तुम्हारे लिए सबसे बड़ी गवाह साबित होंगी। इमरान गराया, वैसे तुम उनको बुलवाना चाहो तो बुलवा लो, मगर सबूत के लिए परेशान मत हो। ठीक है, फ़याज़ ने कहा, मगर उनका बोझ तो निकल गया, वो कहीं नहीं जा सकता। इमरान ने कहा, तुम जहाँ से निमट कर प्लाजा होटल चलने का कहो। तुम जा रहे हो, मैं तुम्हारी तरक्की में रोड़ा नहीं बनना चाहता। इमरान ने कहा, वरना डैडी हम दोनों का तहता उल्टा कर देंगे और तुमको भी इस्तीफ़ा लिखना पड़ जाएगा। ठीक है, फ़याज़ ने सर हिलाया। वो इमरान का इशारा समझ गया था। ज़ाहिर है अगर रहमान साहब को इल्म हो जाता कि ये सब तीर इमरान ने मारे और फ़याज़ का नाम हाली है, तो कभी भी उसे तरक्की ना मिलती और इनाम की जगह डांट खानी पड़ती, और वो ऐसा हरगिज़ नहीं चाहता था। इसलिए बिला चूनो चुरा उसने इमरान की बात मान ली। इमरान ने कार एक गली के अंदर दाखिल करके रोक दी और बाहर निकलाया। चंद लम्हे दाएं बाएं देखता रहा। उसकी हलक से आटो की उल्लू की तेज़दार आवाज़ निकली और तारीख रात में दूर तक गूंजती चली गई। चंद लम्हे बाद जबकि आवाज़ की गूंज खत्म भी ना हुई थी, एक और उल्लू की आवाज़ वहाँ गूंजी, फिर दूसरी, फिर तीसरी, चौथी आवाज़ पर इमरान बौखला गया। चारों आवाज़ें मुख्तलिफ सिमतों से सुनाई दी। फिर उसने एक तारीख साया अपनी तरफ बढ़ते देखा। आने वाले को वो पहचान गया था। वो ब्लैक ज़ीरो था। क्या रिपोर्ट है? इमरान ने पूछा। क्या वो इस तरफ आया था? नहीं, कोई नहीं आया, ब्लैक ज़ीरो ने जवाब दिया। और ये एक की जगह 4 उल्लू कहाँ से आ गए? मैंने 3 मातहतों को बुलाया था कि निगरानी मौसर तरीके पर की जा सके, उनको हिदायत दो, मगर नहीं। इमरान ने कहा, उनको वापस कर दो। क्यों? वहाँ किया रहा। कामयाबी शहर के 100 मोअज़्ज़िज़ीन अफराद अयाशी करते हुए हाथ लगे हैं और तमाम अगवाशुदा लड़कियां भी बरामद हो गई हैं। फ़याज़ तो होश होगा, बांछें फट गई थी। इमरान ने कहा, चलो ट्रांसमीटर निकालो। ब्लैक ज़ीरो ने पाकिट ट्रांसमीटर निकाल कर रब्ता कायम किया और बोलने लगा, अब तुम लोग वापस अपनी रिहाइश गाहों पर चले जाओ। फिर जवाब सुनकर उसने ट्रांसमीटर ऑफ करके जेब में रख लिया। आओ चले, इमरान ने कहा, और वो स्टीयरिंग पर बैठ गया। ब्लैक ज़ीरो तेज़ी से दूसरी तरफ से उसके बराबर ही आकर बैठ गया। गाड़ी सड़क पर निकल आई। अब कहाँ? प्लाजा होटल। क्या महमूद वहीं गया होगा? उसके अलावा और कहाँ जा सकता है? इमरान ने जवाब दिया और ब्लैक ज़ीरो गर्दन हिलाकर रह गया। 10 मिनट बाद उन्होंने गाड़ी प्लाजा की पार्किंग में रोकी। हाल भरा था। वो कैमरे हाल में से गुजरकर बार काउंटर के करीब पहुंच गए। उसी तरह से यावर के कमरे का रास्ता था। वो दोनों आगे बढ़े ही थे कि बारटेंडर बोल पड़ा, साहब किधर जाता है? यावर ने बुलवाया है। यावर के हवाले पर फिर बारटेंडर ने कुछ नहीं कहा। वो उस कमरे तक पहुंच गए जिसे यावर ऑफिस के तौर पर इस्तेमाल करता था। अंदर सन्नाटा था, किसी किस्म की कोई आवाज़ ना थी। कमरा खाली था। इमरान ने दरवाज़ा बंद किया और चारों तरफ का जायज़ा लेने लगा। उसे यकीन था कि यहाँ कोई खुफिया तहखाना ज़रूर है, क्योंकि यावर के हवाले पर जिस तरह बस टेंडर चुप हो गया था, वो इस बात का सबूत था कि ये यावर अंदर मौजूद है और कमरा खाली होने का मतलब था कि यहाँ कोई तहखाना है। वो कमरे का जायज़ा लेता हुआ आगे बढ़ा ही था कि चौंक पड़ा। मेज़ योगा में रिवॉल्विंग चेयर के बराबर का फर्श नंगा था। उस पर बिछा हुआ कालीन चकोर टुकड़ा रंग एक तरफ पड़ा हुआ था। उसी बड़ी सफाई से चकोर काटा गया था। यही तहखाना का रास्ता था और ना फर्श पर, वरना फर्श पर चेप बोर्ड का क्या काम। वो तहखाने के रास्ते के ढक्कन पर लगा हुआ था। इमरान नाइसी से ढक्कन हटाया। अंदर सीढ़ियाँ मौजूद थी। इमरान ने रिवाल्वर निकाला और अंदर उतर गया। ब्लैक ज़ीरो ने उसकी तकलीफ की थी। 10 सीढ़ियाँ उतर कर वो एक हाल कमरे में पहुंच गए। यहाँ 3 दरवाजे नज़र आ रहे थे। एक तारीख नहीं था। वो उसी तरफ बढ़ गए। अब वो बातें करने की मध्यम मध्यम आवाज़ भी सुन सकते थे। तुमने यहाँ आकर गलती की। अगर जहाँ ना आता तो कहाँ जाता? मैं पूछता हूँ, उनको वहाँ का पता किस तरह चला? समझ भी नहीं आता। पुलिस ने भारी जमीयत के साथ छापा मारा था। मैं अभी दीवार तोड़कर फरार होकर जहाँ आया हूँ। मुमकिन है कोई तुम्हारा ताकुब करता हुआ यहाँ तक आ गया हो। मैंने उसका पूरा पूरा ख्याल रखा था। तुमने मुझे परेशानी में मुब्तला कर दिया है। यावर की आवाज़ आई। अब सोचने दो कि क्या करना है। वो इमरान शैतान का बच्चा है। शैतान का बच्चा हाजिर है। इमरान ने दरवाजे को ठोकर मारकर खोलकर अंदर घुसते हुए कहा। रिवाल्वर का रुख उन दोनों की तरफ था। अंदर यावर के साथ सेठ महमूद और वो दोनों खौफजदा अंदाज से देख रहे थे। मेज़ पर एक सफ़ेद रंग का चेहरे पर फिट हो जाने वाला मास्क पड़ा था। तुम? महमूद ने कहा। फिर अचानक उसे इमरान पर छलांग लगा दी, मगर इमरान होशियार था। वो एक तरफ हट गया और महमूद दीवार से पूरी कुव्वत से टकराया। वो सर पकड़े उनकी तरफ मुड़ा। खून धार की शक्ल में से सर से बह रहा था, क्योंकि पूरी कुव्वत से सर दीवार पर लगा था और खोपड़ी के 2 हिस्से हो गए थे। फिर वो लड़खड़ाया और फर्श पर गिर पड़ा।
बस एक लम्हा की चूक थी जो वो महमूद की तरफ मुतवज्जा हुआ। यावर ने उसी से फ़ायदा उठाया इमरान के हाथ से रिवाल्वर झपट लिया, मगर ब्लैक ज़ीरो होशियार था। उसके रिवाल्वर से निकली हुई गोली ने यावर का बाजू तोड़ दिया और वो दीवार फेंक कर बाजू पकड़कर चीखने लगा। इमरान ने यावर के सर पर रिवाल्वर का दस्ता मारा और वो तेरा कर गिरा और बेहोश हो गया। गोया असल गोया असल बात यही था। ब्लैक ज़ीरो ने इमरान से कहा, हाँ उसी ने महमूद अली को आगे बढ़ाया था। शायद यही सोचा हो कि कभी मौका पड़ा तो महमूद अली पकड़ा जाएगा और वह महफूज रहेगा। इमरान ने जवाब दिया, इनको ऊपर ले चले नहीं, फ़याज़ आने वाला होगा और वो खुद उनको उठा लेगा। कहते हुए इमरान चारों तरफ का जायज़ा लेने लगा। फ़याज़ के आने से पहले तुम रवाना हो जाओ, इमरान ने ब्लैक ज़ीरो से कहा और वो जीनों की तरफ बढ़ गया। इस वक्त वो फ्लैट पर थे और फ़याज़ बड़े जोश में था। खुशी उसके चेहरे से फूटी पड़ रही थी और वो बड़ी मोहब्बत भरे अंदाज में इमरान को देख रहा था। मुजरिमों का क्या बना भाई? इमरान ने तजाहिल आरफाने से पूछा। सब लॉकअप में है, फ़याज़ ने बताया। रहमान साहब खुद भी उनकी कारनामे सुनकर सख्त गुस्से में है। उनका हुक्म है कि एक की भी ज़मानत ना होने दी जाए। ठीक है, मैं रहमान साहब से मशवरा करूँगा, फ़याज़ ने कहा। ये एक अच्छी तजवीज़ है। बहरहाल अब तुम तफसील से बतला चुको हो कि ताकि मैं रिपोर्ट तैयार कर सकूँ। तफसील हाथ नहीं, आमना के कत्ल से शुरू करते हैं। वो महमूद के कब्जे से ऐसे कागजात लेकर फ़रार हुई जिसमें उन लोगों के खिलाफ बहुत से सबूत थे, मगर उन लोगों ने उसे कत्ल कर डाला और कागजात ले गए। मगर आमना को शायद इसका खदशा था, इसलिए उसने मेरे जिस्म पर भी 3 दायरे बना रखे थे ताकि वो कत्ल कर दी जाए तो उसका जिस्म उनका राज आश्कार कर दे। वही हुआ। जैसे ही मुझे दायरों का इल्म हुआ, फ़ौरन ही जहन ब्लैक सर्कल की तरफ गया। इस सिलसिले में यावर बहुत पहले से मेरी नज़रों में था। तुम्हारे रिकॉर्ड में फ़ाइल OX3 मौजूद है, तुम उसके और यावर के हवाले से रिपोर्ट तैयार कर सकते हो। आमना के कत्ल के बारे में तहकीकात पर यह बात सामने आती थी कि वो आखिरी बार महमूद के साथ देखी गई। यही बात चौकीदार जानता था, इसलिए उसे जे सेकेंड क्लब के मालिक सामने कत्ल कर दिया। वहाँ से साम और महमूद अली सामने आते हैं। उन्हीं दोनों की निगरानी करके और उनके बारे में तहकीकात करते हुए तुम महमूद केमिकल तक जा पहुँचे। मैं समझ गया, फ़याज़ ने कहा। अब रिपोर्ट तैयार कर लूँगा। महमूद अली सरदारगढ़ में भी मुश्तबा था। इमरान ने सरदारगढ़ वाली तफसील बतलाते हुए कहा, यह नुक्ता महमूद अली के खिलाफ एक सबूत और बन जाएगा। जियो इमरान, सारी उम्र जियो। फ़याज़ ने खुशी से कहा, बोलो क्या मांगते हो? 6:15 आने का सवाल है पीर काले सिफर की नयाज के लिए। जवाबन फ़याज़ ने इमरान का हाथ दबाया और फिर कमरे से निकला चला गया। उसके जाते ही दूसरे कमरे से ब्लैक ज़ीरो निकल आया। आपने महकमा दिफा के अंडर सेक्रेटरी के PA से शहबाज वगैरह का कुछ नहीं, वो महकमाती राज है प्यारे। इमरान ने इसकी बात काटी। वो मैंने इसलिए नहीं बताया कि तुम्हारे सामने यावर के तहखाने से वो माइक्रो फिल्में मिल गई जो शहबाज और करमानी ने उसे दी थी। इस तरह राज वापिस आ गई, लिहाजा उसका चर्चा बेकार था। आप जाने, ब्लैक ज़ीरो अंगड़ाई लेकर बोला, मैं चलूँ? तुम ही क्या काले सिफर, हर एक को जाना है, इमरान ने कहा। और उसी लम्हे सुलेमान ट्रे उठाए अंदर आ गया। चाय देकर ब्लैक ज़ीरो भी बैठ गया। जियो प्यारे, ये काम किया है, इमरान चहका। अब ये दुआएं बेगम साहिबा को देना साहब। सुलेमान ने बुरा सा मुंह बनाकर कहा, मैं तो ताहिर साहब की वजह से बना लाया हूँ। अबे ये बेगम कहाँ से टपक पड़ी? इमरान ने घूरा। आज अम्मा भी का फ़ोन आया था, चांद की 10 को आपकी शादी है, सुलेमान ने बड़ी मासूमियत से कहा और कमरे से निकल गया। इमरान मुंह फाड़े से देखता रह गया। एक बात और बताइए, जी सेकेंड क्लब से फ़रार के लिए जो उसने तरीक़ाकार एहतियात किया था वो क्या था? महमूद अली के पैरों में स्प्रिंगों वाले मखसूस बनावट के जूते थे, उन्हीं की मदद से वो इतने ऊपर तक उछला था, इमरान ने कहा और मुँह चलाने लगा। जी तो दोस्तों, इसी के साथ एस्कुरैशी के इस नावल बदसूरत फितना का एख्तिताम होता है। इसी के साथ हमें दीजिए इजाज़त। अब हम आपकी खिदमत में हाजिर होंगे इसी तरह के एक दिलचस्प नावल के साथ। तब तक के लिए हमें दुआओं में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।